हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं ईएमआई का टॉपिक। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको एक क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएगा, ईएमआई और एसी। ठीक है ना, तो तकरीबन दो क्वेश्चन का सेट आपको मिलने वाला है। आज हम लोग ईएमआई देखेंगे, कल हम लोग एसी देखेंगे। अच्छा, ये चैप्टर जो है खाली थ्योरी बेस्ड नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका ये चैप्टर स्ट्रांग होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर आप खाली थ्योरी पढ़ते रहोगे तो चैप्टर में से बस ठीक है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, बट न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं सेट होगी। तो यहाँ हम लोगों ने दोनों काम किए हैं, थ्योरी भी है प्लस साथ में न्यूमेरिकल भी है। प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल मोस्टली वही है जो आपके नीट के अंदर या एआईपीएमटी के अंदर आए हुए हैं, ताकि आपको उस तरीके के प्रॉब्लम पता चल सकें जो आपको एग्जैक्टली करने हैं। आईआईटी लेवल के कोई भी प्रॉब्लम बहुत हाई लेवल का इसके अंदर उठ करके नहीं आता, आता भी है तो डायरेक्शन बेस्ड आता है। तो अब आप चलो देखते चलो सीखते चलो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बिल्कुल सेम तरीके से होता है। मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास कर रही हैं उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे निकालने के दो तरीके हैं। पहले में चेक करना पड़ेगा फील्ड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अगर फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ठीक है ना, जहां डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के बाद थीटा आएगा, जैसे आप फॉर्मूले में देखो तो बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा हो गया बी और ए के बीच का एंगल। ठीक, फिर इसमें मैंने आपको तीन बातें बताई थी। अगर बी और ए के बीच का एंगल 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इसको बोलेंगे आउटगोइंग। 180 डिग्री है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, इसको हम बोलेंगे इनकमिंग। अगर बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे में फ्लक्स 0 हो जाएगा, कोई भी फील्ड लाइन एनक्लोज नहीं हो पाएंगी। अच्छा, अब इस पे बेस्ड हमारे पास एग्जांपल, बट पहले आप यूनिट भी देख लो। तो फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। ठीक है ना, तो वेबर इसका एसआई सिस्टम में यूनिट है, और बाकी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके में खास जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब प्रॉब्लम की बारी। प्रॉब्लम दो तरीके के मिलेंगे। जब भी आपको फ्लक्स निकालना है पहले आप चेक कर लो कि फील्ड वेरिएबल है या फील्ड कांस्टेंट है। अब जैसे ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आप क्योंकि मैग्नेटिज्म पढ़ के चल रहे हो, ठीक है ना, तो आपको फील्ड वगैरह स्क्वायर की, सर्कल की, इन सब की फील्ड आपको रटी हुई होनी चाहिए, उनका यूज इसके अंदर होता है। अब जैसे देखो आप, ये बाहर एक स्क्वायर लूप है, ठीक है ना, और इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर लूप है। बाहर वाले लूप का साइड लेंथ L है, जो अंदर वाले का साइड लेंथ B है। क्वेश्चन में ये गिवन है L इज मच मच ग्रेटर देन B। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इतना छोटा है कि ये बस इसके सेंटर पर कन्फाइंड है। अब हमें पता करना है इस छोटे वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा, मतलब कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी। तरीका, पहले फील्ड देखेंगे। तो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बड़ा वाला लूप, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर हो गया, तो इसकी फील्ड बाहर की तरफ आ गई। ठीक, फील्ड का फॉर्मूला, अब ये एग्जाम में आप सोचो कि यार आप फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करोगे तो इतने में तो समय खराब हो जाएगा। तो फील्ड स्क्वायर की रटी रहनी चाहिए म्यू नॉट 2√2 I बाय पाई एल, जो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले टॉपिक के अंदर स्टडी करी थी। अब इसका एरिया वैक्टर वो भी सामने से देखा जाता है, और आप सामने से ही देख रहे हो, तो एरिया वैक्टर बाहर की तरफ आ गया। इस एरिया को बोलते हैं कन्फाइंड एरिया, मतलब वो एरिया जितने एरिया के अंदर फील्ड लाइंस कन्फाइंड है। तो अब हमें इतने पोर्शन का फ्लक्स निकालना है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अब आप सीधे सीधे लगा लो, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट 2√2 I बाय पाई एल। ये हो गया स्क्वायर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर सर्कल होता तो म्यू नॉट I बाय 2R हम लोग सब्स्टिट्यूट करते, और अगर ट्राइंगल होता तो म्यू नॉट 9I बाय 2 पाई एल। तो ये तीन सवाल के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। एक तो मैंने रखा है, दो मैंने बोल के बता दिए, तो अगले में आप इसको सर्कल ले लेना, आप खुद से करना, और अगले में आप इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेना, फिर खुद से करना। तो ये तीन आपके स्पेशल प्रॉब्लम सेट हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए हो गया वो एरिया जितने में से हमें फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है, तो वो हो गया छोटे स्क्वायर लूप का एरिया विच इज बी स्क्वायर। तो फाइनली फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट 2√2 बी स्क्वायर I बाय पाई एल। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एससीबी का प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर कवर किया है। चेक करो, ऐसी फील्ड आप मेरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीख चुके थे जब हम क्यूब वाला सवाल कर रहे थे। अब यहाँ क्यूब वाला तो नहीं, ये स्क्वायर लूप का फिर से सवाल है। अब फील्ड चेक करो, यहाँ पर फील्ड एक्स के फंक्शन में है, दैट मीन्स फील्ड वेरिएबल है। अब वेरिएबल फील्ड में डायरेक्ट तो फ्लक्स आएगा नहीं, तो तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, तो हम गए एक्स डिस्टेंस पर, और dx थिकनेस का हमने एक स्ट्रिप कट किया। अब इस स्ट्रिप का थिकनेस तो dl है, बट इसका लेंथ जो हो गया वो l हो गया। ठीक है ना, अब करने क्या वाले हैं हम, इतने रेड कलर के स्ट्रिप का, ये जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, का हम फ्लक्स निकालने वाले हैं। फ्लक्स के लिए हमें b चाहिए, तो b का डायरेक्शन हो गया k कैप, दैट मीन्स बाहर की तरफ, z एक्सिस की तरफ। इतने से स्ट्रिप का एरिया हो गया dA, वो भी बाहर की तरफ हो गया। दोनों के बीच का एंगल 0 दिखाई दे रहा है। अब हम इसका फ्लक्स लिखते हैं d फाई
इक्वल्स टू बी डी ए, डाटा सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसी गिवन है वैसी पुट करो, तो b नॉट एक्स बाई एल। अच्छा ये देखना ये एक एक दो दो लाइन के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बट आपने अगर नहीं किए हुए होंगे तो वहां नहीं होंगे एग्जाम के अंदर, तो इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आने जरूरी हैं। तो टेस्ट जो होगा ना ईएमआई का, अब आज तो नहीं आपको वो क्वेश्चंस मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ईएमआई और एसी का टेस्ट एक कलेक्टिव टेस्ट है, इकट्ठा टेस्ट है, तो वो दोनों के क्वेश्चंस आप कल प्रैक्टिस करना जब आपका एसी वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज आप जो मैं करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कर लो। तो डी फाई हो गया बी नॉट एक्स बाई एल, और डी ए हो गया इतने पोर्शन का एरिया विच इज लेंथ इनटू विड्थ, यानी एल डी एक्स। एल से एल कैंसिल, अब इसको कर दो इंटीग्रेट, बी नॉट एक्स डी एक्स। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट, जहां से जहां तक स्क्वायर लूप है, तो जीरो से लेकर के एल तक है, तो जीरो से एल इसकी लिमिट पड़ गई, तो फ्लक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया बी नॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करने के बाद एल स्क्वायर बाय 2। तो ये मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, और कोई मुश्किल नहीं है, आप देख लो एक एक दो दो लाइन के सिर्फ छोटे छोटे इंटीग्रेशन से काम चल गया। तो अब हम लोगों ने फ्लक्स सीखा यूनिफॉर्म फील्ड में भी और वेरिएबल फील्ड में भी। अब फ्लक्स के जस्ट बाद आता है फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ बेसिक थ्योरेटिकल लॉ है, ठीक है ना, आप इसको एक बार देखो, इसमें पूरा चैप्टर मैंने एक साथ कंप्रेस कर दिया ताकि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाए, मैं चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो फैराडे के दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, सेकंड लॉ ये बताता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, जिसको हम लेंस लॉ भी बोलते हैं। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये तो आप बुक से देख करके स्टडी कर सकते हो, वही थ्योरी मैंने लिखी हुई है। तो ये बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इसलिए होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज करता है, तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो अब आप एक बार इसकी स्टेटमेंट देखो, whenever number of magnetic lines of force, that means magnetic flux passing through a circuit changes, ठीक है ना, then EMF is produced in the circuit। अच्छा, this EMF is called induced EMF and induced EMF persist, मतलब तब तक रहती है जब तक change in flux अकर करता रहता है। तो जब तक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ रहेगा, जहां चेंज होना बंद हो जाएगा वहां इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें स्टडी करना है फ्लक्स का चेंज, उसके लिए फ्लक्स का हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला आपके सामने है, बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्यों चेंज करेगा भाई, फ्लक्स से पूछो तुम क्यों चेंज करोगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स कहता है मेरे अंदर तीन चीजें हैं, बी है, ए है और थीटा है। बी चेंज करने पर फ्लक्स चेंज करेगा, ए चेंज करने पर फ्लक्स चेंज करेगा, थीटा चेंज करने पर फ्लक्स चेंज करेगा। इन तीन चेंजेस के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। बी चेंज करने के ऊपर हमारे तीन एग्जांपल है, डायरेक्ट चेंज जिसमें कॉइल और बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन, जिसमें ग्राफ का प्रॉब्लम रहता है, मैंने रखा हुआ आपको दिखेगा। दूसरा सेल्फ इंडक्शन, आसान सा कंसेप्ट है, आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तीसरा म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें फिर आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन का आई थिंक अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम 2017 और 18 दोनों में आया हुआ है, एम्स में भी आया था, एआईपीएमटी में आया था, तो वैसा सेम प्रॉब्लम मैंने यहाँ रखा है, तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखो चेंज इन एरिया, अब एरिया का चेंज होना, इसमें भी दो तीन तरीके के प्रॉब्लम है। पहला ये आता है, इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमआई, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। दूसरा आता है जिसमें श्रिंकिंग ऑफ लूप का सवाल आता है, वो भी मैंने रखा हुआ है, वो आपके एआईपीएमटी में 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना, आई थिंक 2008 या 9 में आया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा। तीसरा जिसको बोलते हैं पीरियोडिक ईएमआई, जिसमें थीटा चेंज करता है, बी और ए के बीच का थीटा चेंज करता है। यहाँ हमारे पास आता है एसी जनरेटर, ठीक है ना, और डीसी मोटर, तो वो भी मैंने रखे हुए हैं, वो आपको आगे मिल जाएंगे। इसमें एक दो चीज़ें और आती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर आ जाता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। और दूसरा एलसी ऑसिलेशंस आ जाते हैं, वो भी हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। और तीसरा एलआर सर्किट, तो आप सीआर सर्किट तो पढ़ के आए ही हो, एलआर सर्किट और देखना, तो दोनों सर्किट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ ये कह रहा है, the induced EMF is given by rate of change of magnetic flux linked with the coil, ठीक है ना। तो induced EMF का फॉर्मूला हो गया rate of change of magnetic flux। अब चेंज दो तरीके का होता है, या तो इंटरवल में निकाला गया या इंस्टेंट पर निकाला गया। अगर आप चेंज इंटरवल में निकालते हो तो लगता है डेल्टा, ये हम लोग काइनेमेटिक्स से देख रहे हैं, तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी करने पर इंड्यूस ईएमएफ का एवरेज वैल्यू मिलेगा। साइन माइनस दिखा रहा है कि ये अपोजिंग नेचर का होगा और अपने नेचर और कॉज को अपोज करेगा, जिससे हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे, वो आगे सीखने को मिलेगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें डी फाई बाई डी टी करना पड़ेगा। सेम माइनस साइन हमें इसका अपोजिंग नेचर दिखाता है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ हमेशा जो चीज उसको डेवलप कराती है उसके अपोजिंग नेचर का होता है, उसको अपोज करता हुआ होता है। अब ये कैसे, ये मेरे बोलने से नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल देखोगे तो आ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि ये अपोजिंग नेचर का होता है, अपने नेचर और कॉज को अपोज करता है। अब चलते हैं हम
इसके कुछ और छोटे रिजल्ट पर, तो ईएमएफ का फॉर्मूला दिमाग में सेट करो। ईएमएफ का फॉर्मूला डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, माइनस साइन डायरेक्शन के काम में आएगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाय डी टी, माइनस साइन डायरेक्शन के काम में आएगा। फाई टोटल फ्लक्स होता है, ये बात दिमाग में सेट रखनी है। तो पहला फॉर्मूला डी फाई बाय डी टी या डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला, अब ईएमएफ आया है तो करंट तो आएगा ही आएगा भाई, दोनों की जोड़ी मौजूद है ई और आई। आई निकालने का चैप्टर में एक ही घिसा पिटा तरीका है, वो अपना ई बाई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, दैट मीन्स ओम्स लॉ। तो अगर हमें इंड्यूस करंट निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ई बाई आर। डायरेक्शन जैसा मैंने बताया नेचर और कॉज को अपोज करता हुआ, वो अभी हम देख लेंगे। अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आपको एवरेज इंड्यूस ईएमएफ यूज करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस यूज करना पड़ेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस करंट की वजह से जो चार्ज फ्लो होता है उस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, ठीक है ना। तो इंड्यूस चार्ज इज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट, ये पॉइंट आप दिमाग में रखना। अब अगर आपको इंड्यूस चार्ज निकालना है तो चार्ज निकालने का तरीका, हमने Q इज इक्वल्स टू आई टी नहीं लिया क्योंकि हमें नहीं पता आई कॉन्स्टेंट यहाँ वेरिएबल है, तो मैंने इन जनरल आई डी टी किया। आई का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है चार्ज फ्लोन का कि चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट। शब्द ध्यान से दिमाग में उतारना, चार्ज फ्लोन बहुत तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल करंट की वजह से भी हो सकता है, बट हम कैलकुलेट कर रहे हैं चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे लाइन लगा करके सवाल पूछे गए, एम्स 2018 में इस पे पूछा गया था। तो चार्ज फ्लोन डेल्टा फाई बाई आर यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप अगर आप करोगे तो आपको चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट मिलेगा। मैंने इस पे प्रॉब्लम रखा है ग्राफिकल, अभी आपको देखने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आईआईटी के अंदर क्या पूछा गया, इसका थ्योरी पूछा गया कि चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसी तरीके से 3-4 ऑप्शन तो लगा नहीं थे उसको। तो चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये ऑप्शन पूछा गया था और ये मेरे ख्याल से हर एक किताब के अंदर आपको मिलेगा कि कौन सी चीज इंड्यूस करंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है ना, चार्ज फ्लोन और ऐसे एक आधा और ऑप्शन, तो कौन सी चीज टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन चेंज इन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है ना। तो इन दो बातों पे डिपेंड करता है। अब अगर आप पावर निकालना चाहते हो तो पावर का तो भाई एक ही फॉर्मूला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से चला रहा है, वी आई या ई स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर। तो ये हमारे वही पुराने फॉर्मूले हो गए। 4 फॉर्मूले अब हमारे सामने आ गए। पहला इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना, चलो लगाओ मेरे साथ लाइन में और याद करना शुरू करो। ईएमएफ का फॉर्मूला डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी या डी फाई बाय डी टी। दूसरा आई निकालने का तरीका ई बाय आर, ठीक है ना। तीसरा चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट निकालने का तरीका डेल्टा फाई बाय आर। चौथा पावर निकालने का तरीका वी आई या वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर। तो ये 4 चीजें मजबूत हो गई तो फिर आपका पहला सेक्शन फैराडे वाला स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं चलता हूं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। देखो कहाँ का है, आप देख लो। मैंने आज के लेक्चर में ढूंढ ढूंढ करके प्रॉब्लम रखे हैं सारे एआईपीएमटी के, ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और हमें कौन कौन सी चीजें पक्की पक्की तैयार करके जानी है। तो अब पहला कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, कहता है इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये रहा, ठीक है ना। अब खैर उसने एक चीज पूछी पर मेरा काम सब कुछ बताना है, इसलिए मैंने ये थ्योरी बेस में लिखा है, सिंगल चॉइस नहीं रखा, सब कुछ इसके अंदर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कहता है एज शोन इन डायग्राम इंड्यूस करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस, आपको कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन, कैलकुलेट चेंज इन फ्लक्स। तो एआईपीएमटी में चेंज इन फ्लक्स पूछा था, यही सेम सवाल एआईईई में पहले आया था, बाद में आपके मेडिकल एग्जाम के अंदर आया था, तो उसने भी चेंज इन फ्लक्स ही पूछा था। आप कैसे निकालेंगे, तो इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो ये हमें चार्ज फ्लोन की वैल्यू दे देगा। तो चार्ज फ्लोन due to induced current equals to area of IT ग्राफ। अब एरिया ऑफ IT ग्राफ आप निकालोगे तो ये हो जाएगा अपना ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस की जगह आ गया 2, हाइट की जगह आ गया 4, आंसर आ गया 4 और यूनिट आप चार्ज का जानते ही हो, कूलम हो गया। तो ये आया मेरे बेटा मेरे पास चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट। तो पहला ऑप्शन तो बहुत आसान था, आराम से समझ आ गया होगा। अब दूसरे पर दूसरे में हमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स।
अब हाउ टू फाइंड आउट दिस चेंज इन फ्लक्स, अब आप चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला यूज करो। चार्ज फ्लोन अभी अभी हमने देखा का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाय आर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब हम यहाँ पर चार्ज फ्लोन की वैल्यू डालते हैं विच इज 4 कूलम इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय आर। आर हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10 ओम। यहां से चेंज इन फ्लक्स आ गया 40 और कूलम इंटू ओम, फ्लक्स का यूनिट बनेगा एसआई सिस्टम में और वो होता है वेबर। तो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू हो गई मेरे पास 40 वेबर। तो आपने देखा एक 4 नंबर का सवाल कैसे हमारी ग्रुप में आ गया, सिर्फ फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट पता होने से। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो फिर आ जाता है थ्योरी। अब ये जो आप देख रहे हो इसमें हम पहला चेंज स्टडी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट चेंज। इसमें आता है कॉइल और वायर मैग्नेट के रिलेटिव मोशन का सवाल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी आ जाता है, ठीक है ना। ग्राफिकल मोस्टली सवाल रहता है, ग्राफ में आपको दिखाऊं तो एक तो जैसे ये सवाल आप इसकी देखो लाइन लगी पड़ी है, बारात लगी हुई है इसकी बेचारे की, ठीक है ना। तो ये मतलब बरसों से चला आ रहा है, रघुकुल रीत ये सदा चली आई है, ठीक है ना। तो ये चला आ रहा है बरसों से, ठीक है ना। आप मतलब पुरखों के जमाने से चला आ रहा है, ठीक है ना। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, और आज तक टिकाऊ रहेगा ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना होता, ये जो पुराना सवाल है 4 नंबर आपको देके जाएगा। अभी करते हैं हम थोड़ी देर में, एक और दिखाता हूं आपको। ये दूसरा सवाल जिसमें कैपेसिटर लगा दिया गया, प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी होगी, ठीक है ना। ये भी पेटेंटेड प्रॉब्लम है। तीसरा सवाल मैं आपको दिखाऊं, आईआईटी का सवाल 2004 स्क्रीनिंग का ग्राफ पूछा इंड्यूस ईएमएफ का, कि कैसा इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ होगा जब ये बार मैग्नेट इस कॉइल से निकल करके जाएगा। ये भी पेटेंटेड सवाल है, ठीक है ना। बट क्योंकि आईआईटी का है तो इसलिए इसको एडवांस बोलते हैं, कोई एडवांस नहीं है, आप बहुत आराम से फूंक के रख दोगे सवाल को। अब मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करके क्या करना है, सीखो कंसेप्ट पहले। देखो whenever there is a relative motion between coil and bar magnet, तो बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो बार मैग्नेट जब इसके पास जाता है तो ऐसे में जो बार मैग्नेट की फील्ड होती है वो चेंज करती है। फील्ड चेंज करेगी तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो अपोज करेगा। अब किसको अपोज करेगा, अगर ये मैग्नेट पास जाएगा तो ये कॉइल इसको अपोज करने के लिए इसको रिपेल करेगी, रिपल्शन के लिए ये अपने आप को सेम पोल बना लेगी। तो अगर नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा होगा तो कॉइल का पोल भी नॉर्थ बन जाएगा। अब जैसे ही नॉर्थ बनेगा वैसे ही हम यानी ऑब्जर्वर जब इसको देखेंगे, अच्छा हमें कहाँ से देखना है, जिस डायरेक्शन से फील्ड चल रही हो, जो फील्ड का सोर्स हो हमें उस तरफ रहना है। तो जब ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा, ठीक है ना, तो इसको ये कैसा पोल दिखाई देगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल देखते ही तुरंत ये करंट कैसा बताएगा, ये बताएगा कि भाई इसके अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि नॉर्थ पोल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। फिर से प्रोसेस सुनो। तो बार मैग्नेट पास जाएगा तो पहले हम देखेंगे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। पास जाएगा तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, एक जगह पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे बार मैग्नेट पास जा रहा है तो तुरंत इसने इसको रिपेल किया, रिपेल करा के हमने सामने वाले का सेम पोल बनाया, पोल बना करके हमने पोल के हिसाब से करंट लिख दिया। अगर ये साउथ पोल बनता तो हम क्लॉकवाइज लिखते, नॉर्थ पोल बनेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो करंट तो हमारे पास आ गया ठीक है ना। तो ये हो गया थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम जिसमें आपसे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछ लिया गया। इस प्रोसेस की जो इंड्यूस ईएमएफ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी के। तो अगर मान लो ये v1 से इधर आ रहा होता, ये v2 से इधर आ रहा होता, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती v1 प्लस v2 और इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू v1 प्लस v2। सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो v1 माइनस v2, तो उस पर भी बेस्ड रेशियो के सवाल आप कर सकते हो। अब देखो इसको इस सिचुएशन के अंदर, अब क्यों इसने अपोज किया, क्योंकि ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइन जैसे जैसे बार मैग्नेट पास जाएगा बढ़ती चली जाएगी, तो ये अपनी ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इसको अपोज करने वाली होगी, और अपोज कराने के लिए इसे अपने आप को नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। तो ये इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसी बेसिस पर आप ये प्रॉब्लम्स देखो, ठीक है ना। तो अब आपको इस प्रॉब्लम, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिंग आप देख रहे हो ये अगर मेटल की होगी, ठीक है ना, यहां पर भी दो पंगे हो जाते हैं, मेटल की रिंग या फिर इंसुलेटर की रिंग। इंसुलेटर मतलब रबर की रिंग ले लो, तो दो तरीके की रिंग होती है। अब स्टूडेंट बेचारा क्या होता है, ज्यादातर तो क्या जल्दबाजी में पढ़ करके काम खराब कर देते हैं। तो जब भी ये बार मैग्नेट और रिंग वाला सवाल आ रहा है, आंखें खोल के दिमाग एक जगह स्थिर करके, ठीक है ना, पेशेंस के साथ आप प्रॉब्लम पढ़ो कि भाई जो रिंग दी जा रही है कंडक्टिंग है या रबर की रिंग है, फर्क क्या पड़ेगा। अगर रिंग कंडक्टिंग होगी तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, अच्छा कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग कैसी भी होगी, ईएमएफ तो दोनों में आएगा क्योंकि फ्लक्स तो दोनों का चेंज करेगा।
बट करंट उसमें आएगा जो कंडक्टिंग होगा और उसमें नहीं आएगा जो इंसुलेटिंग होगा। तो अगर ये कंडक्टिंग रिंग होगी तो इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा तो ही ये इसको अपोज करेगा। अगर ये रबर की रिंग होगी तो ये अपोजिशन नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगा। तो 2 पॉइंट ध्यान में रख लो, कंडक्टिंग रिंग है तो इंड्यूस करंट आएगा, रबर की रिंग है तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा। ईएमएफ दोनों में इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स दोनों का चेंज हो रहा है और ईएमएफ फ्लक्स के चेंज की वजह से आता है। उसका इस बात से मतलब नहीं कि कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है। करंट का मतलब है कि करंट कंडक्टर के अंदर ही डेवलप होता है, इंसुलेटर के अंदर डेवलप नहीं होता क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका फ्लो होने से करंट स्टैब्लिश होता है। तो आई थिंक इतने पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब आप सवाल के लेवल पर चल सकते हो। तो ये पहला प्रॉब्लम, पहले आप देखो क्या क्या है। तो कंसिडर अ, लो भाई आपको इनविटेशन दिया गया, कैसी रिंग है, मेटल की रिंग है, इसका मतलब करंट होगा तो वो उसको अपोज करेगा, ठीक है ना। अगर यही रिंग रबर की होती तो ऐसे में कोई अपोजिशन नहीं होता क्योंकि कोई करंट नहीं होता। जब तक करंट नहीं आएगा ना तब तक ये फील्ड कहां से प्रोड्यूस करेगा, तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस करंट की वजह से, वो फील्ड इसको अपोज करेगी। तो ये पॉइंट्स इसके बेसिक कंसेप्चुअल है, इनको ध्यान रखना है। तो कहते हैं कंसिडर मेटल रिंग capped on horizontal plane. A bar magnet is held above the ring, its length along the central axis of the ring. If the magnet is now dropped freely, तो हमने मैग्नेट को फ्रीली ड्रॉप किया तो मतलब मैग्नेट नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि mg की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आया। अब जैसे ही मैग्नेट नीचे जाएगा ये कॉइल इसको अपोज करेगी। क्यों अपोज करेगी, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो ये इसका नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल बनते ही इसमें इंड्यूस करंट आएगा। क्यों इंड्यूस करंट आएगा, क्योंकि कंडक्टिंग रिंग है और ये इंड्यूस करंट इस बार मैग्नेट को अपोज करेगा और इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अब सवाल में क्या पूछा गया है, द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज, तो एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट क्या होगा, मोर देन जी, इक्वल टू जी, लेस देन जी। तो आप खुद चेक करके देखो इस फोर्स की वजह से। अब अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई g माइनस एफ बाई एम, यानी दिस एक्सेलरेशन इज लेस देन g। तो ऑप्शन आ गया हमारा लेस देन g। अगर यही रिंग रबर की बनी हुई होती तो इंड्यूस ईएमएफ तो आता बट इसमें कोई करंट डेवलप नहीं होता, जिस वजह से ये इसको अपोज नहीं कर पाता, जिस वजह से ये फोर्स नहीं लगती और तब एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाता। तो ये दो मैंने आपको यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दी जो थ्योरी में आपको 4 नंबर दिला सकती हैं। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम सेम तरीके का है, कहता है कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इन विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम थिक। अब फिर से देखो कंडक्टिंग लूप है, अब कंडक्टिंग है तो चार्ज आएगा उसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है ना। इंसुलेटिंग होता तो कुछ नहीं होता। फिर कंटेनिंग कैपेसिटर, अब यहाँ पर कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज आके जमा हो जाता है। तो पूछ रहा है एक्सिस पॉजिटिव चार्ज विल अराइव ऑन, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे नेगेटिव आएगा वो हमें बताना है। बट बेसिकली पूछा पॉजिटिव के बारे में गया है तो हम पॉजिटिव वाली प्लेट का नाम दे देंगे। अब कैसे देंगे, तो मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये कॉइल इसको अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्ट करते वक्त पोल अपोजिट हो जाएगा साउथ पोल होते ही करंट दिखाई देगा क्लॉकवाइज। अब यहां से आप देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो अपना मुंह इधर कर लेना। तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे हुआ तो ये क्लॉकवाइज करंट आया इस तरीके से, ठीक है ना। तो यूं करके ये क्लॉकवाइज करंट डेवलप हुआ। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, जहां पर भी करंट पहले टकराएगा वो प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बी वाले पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इधर पहले टकरा रहा है और सी वाले पर नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास चार्ज की पोलैरिटी का डिपोजिशन हो जाएगा। तो प्लेट बी हो जाएगी यहाँ पॉजिटिव चार्ज और प्लेट ए हो जाएगी हमारी नेगेटिव चार्ज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। देखो आईआईटी का ये सवाल बहुत आराम से सब बच्चे कर सकते हो, नाम आईआईटी का है, काम का कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। अब ये कह रहा है द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विद टाइम इन अ कॉइल इफ अ शॉर्ट मैग्नेट is moved along its axis with constant velocity is best represented by। अब मैं तरीका बड़ा आसान सा आपको दे रहा हूँ। देखो ये मैग्नेट इस तरीके से आते हुए यूं इसके अंदर से होते हुए निकल गया। अब हमें इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब इनमें से पॉसिबल स्ट्रक्चर देना है। अब सुनो, जब बार मैग्नेट अप्रोच कर रहा होगा
तो ये इसको रिपेल कराएगा, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। और इस हिसाब से आप चेक करोगे तो इसके अंदर हम जैसे ही लूप कंप्लीट करेंगे इंड्यूस करंट का वैल्यू आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। जब ये बार मैग्नेट इससे निकल के चला जाएगा तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब साउथ पोल दूर जा रहा है, तो ये कॉइल इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो अब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो आते वक्त पोलैरिटी कुछ और है, और जाते आते वक्त ये नॉर्थ ये साउथ, और जाते वक्त ये नॉर्थ ये साउथ। इस वजह से इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ दोनों का पोलैरिटी चेंज होगा। तो जब एक बार मैग्नेट कॉइल से आके चला जाता है तो आते वक्त और जाते वक्त इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का पोलैरिटी अलग अलग होता है। अलग अलग होने से वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है। अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव, पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव। तो ऐसे किसी भी ग्राफ में वही ग्राफ हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा या हमारा वो सुटेबल ग्राफ रहेगा जो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। अब चेक करो ऑल्टरनेटिंग कौन, जो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। अब इसमें तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, तो एक ही बचा, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया और हमारा सवाल कंप्लीट, बट काफी इंपॉर्टेंट था। अब अगर ये ऐसे कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहे तो फिर ऐसे सिचुएशन में बार बार ये पीरियोडिक ईएमआई बनती चली जाएगी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ईएमएफ जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये आप बुक से थ्योरी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है ना, उसके बिना तो फिर कुछ सब कुछ ही बेकार है। थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, थ्योरी कोर्स नहीं है कि फुल डिटेल। अब इसका अगर मैं जनरली जब लेक्चर लेता हूँ तो मेरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसके 20 लेक्चर्स हैं। आप सोचो 20 लेक्चर, और हर लेक्चर तकरीबन 45 मिनट का तो होगा कम से कम। तो इतना वास्ट होता है ये, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरी तो कम से कम आप बुक से पढ़ करके रखो। मैं आपको वो चीज़ करा रहा हूँ जिससे आपके नंबर आएंगे, ठीक है ना, जो इस टाइम पे क्रैश कोर्स में करनी चाहिए। ये थ्योरी कोर्स नहीं है, ठीक है ना, कि आप फुल डिटेल थ्योरी की एक्सपेक्टेशन रखो कि सर थ्योरी पढ़ाना शुरू करेंगे, वही फिर मेरे को 20 घंटे तो ईएमआई पढ़ाते पढ़ाते निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप थ्योरी अपने हिसाब से बुक से पढ़ के रखो, बेसिक डेफिनेशंस बुक से स्टडी करो। अब सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जब एक कॉइल से करंट फ्लो कराते हैं तो हम उसके लिए बैटरी लगाते हैं। अब जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं और वो करंट चेंज करता है तो क्या होता है, उस करंट की वजह से उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। अब फील्ड चेंज करी, बनाओ सीक्वेंस, फील्ड चेंज करेगी तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा जो कि अपोजिंग नेचर का होगा। तो वो इंड्यूस करंट खुद के ही करंट को अपोज करता है। तो दिस टाइप ऑफ इंडक्शन या दिस टाइप ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो खुद के करंट का खुद की कॉइल की वजह से अपोजिशन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन में जो टोटल फ्लक्स होता है वो आई यानी जो मेन करंट है, जो रियल करंट है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ये करंट ज़्यादा, फ्लक्स भी उतना ज़्यादा। और ये टोटल फ्लक्स n टाइम्स सिंगल फ्लक्स होता है और इसका फॉर्मूला Li के बराबर होता है, जहाँ L को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वैल्यू भी मिल जाएगा आपको। अब फिर हमें क्या निकालना होता है, देखो भाई फ्लक्स के बाद तो 4 ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है, और कुछ है ही नहीं पूरे चैप्टर में। आपका मेन मुद्दा फ्लक्स है, फ्लक्स आ गया, फिर ईएमएफ आएगी, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट आएगा, चार्ज फ्लोन आएगा, और ये 4 चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो फिर से गिन लो, फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट और चार्ज फ्लोन, इन 4 चीज़ों में, और 5वां वो पावर, ठीक है ना। तो अब कुल मिला के एक पंच तैयार हो गया। तो फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, चार्ज फ्लोन और पावर, ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ों से मिलकर के हमारा पूरा ईएमआई तैयार हो जाता है। अब आप सीखो, फ्लक्स मैंने निकाल लिया, ईएमएफ निकालने का वही घिसा हुआ तरीका, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, बस अब फाई की जगह हमने एल आई डाला तो ये बन गया हमारा, चेंज हो गया एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी या एल डी आई बाय डी टी, या बुक से पढ़ सकते हो, इसमें कोई बहुत नया काम नहीं है। माइनस साइन का मीनिंग आपको क्लियर है, अपोजिंग नेचर है। इंड्यूस्ड करंट निकालना है, इसने तो बेचारे ने ये तो घिसा हुआ है, ठीक है ना, ये तो एक ही तरीके से आता है, ई बाई आर करो, रटने की भी जरूरत नहीं। चार्ज फ्लोन, ये भी वही पुराना तरीका, डेल्टा फाई बाई आर, तो डेल्टा फाई बाई आर और डेल्टा फाई की वैल्यू एल डेल्टा आई हो गई। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमारी टिप पे। पावर वी आई हो गई, यहाँ आई स्क्वायर आर हो गई, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज दिखाऊं,
वो चीज है एनर्जी स्टोर्ड। तो इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, जैसे कैपेसिटर के अंदर होती है ना हाफ सी वी स्क्वायर, वैसे इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अब अगर आप एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हो तो इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एल आई स्क्वायर बाय वॉल्यूम, इस पे आया था 2018 में प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वो आसान है, मुश्किल नहीं है। तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ तो नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ हम सीख लेंगे अपने हिसाब से। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर, बट उससे पहले आपको देखना है दो चीज़ याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला म्यू नॉट एन एन ए। याद करने का तरीका मुन्ना, ठीक है ना। आपको कहाँ से बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, तो म्यू नॉट, इसको मुंह बना लो, छोटा ना बड़ा ना आ की मात्रा। तो इसको याद करने का तरीका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मुन्ना के बराबर है, ठीक है ना। तो म्यू नॉट एन एन ए ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जहाँ स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन टोटल टर्न्स, और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो एरिया जितने में फील्ड लाइंस कन्फाइंड है, ठीक है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कन्फाइंड एरिया में लेना होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मुन्ना याद करके खुश मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सोलेनॉइड के लिए, हर चीज़ के लिए नहीं है। हर चीज़ के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अलग अलग निकलता है, बट उतना मेडिकल में नहीं पूछते, आईआईटी में जरूर पूछते हैं। बट फिर भी मैंने एक और रखा हुआ है आपके लिए, वो है सर्कुलर कॉइल। तरीका आप देख लो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालने का तरीका, पहले फील्ड लेंगे, एरिया लेंगे, मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स आते ही एल आई के बराबर करेंगे और एल का वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप देखो, तो फील्ड हो गई सर्कल की म्यू नॉट आई बाय 2r, सिंगल टर्न का फ्लक्स हो गया बी ए, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर डाला। टोटल फ्लक्स, अब क्योंकि हम सिंगल टर्न ले रहे हैं तो सिंगल टर्न और मतलब कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हम 1 ले रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स सिंगल टर्न के ही बराबर हो जाएगा। और इस टोटल को हमने एल आई डाला, आई आई कटा और एल का वैल्यू आ गया म्यू नॉट पाई आर बाय 2। बट नहीं, डिराइव नहीं करना, इमोशनल नहीं हुआ आप, ठीक है ना। तो दोनों रिजल्ट्स याद रखो, सोलेनॉइड के लिए, ठीक है ना, मुन्ना, और सर्कुलर कॉइल के लिए, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल के लिए म्यू नॉट पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला। तो दोनों ही स्पेशल हैं, दोनों ही रिजल्ट याद रखो। ये तो एम्स में पूछा गया रिजल्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम पर। तो पहला प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम आपका नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली वैसा ही प्रॉब्लम मैंने यहाँ उठा करके रखा हुआ है। अब सीखो, द फ्लक्स लिंक्ड विद, बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़ना। नीट का प्रॉब्लम बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बस खाली थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है, आंसर आ जाता है। तो कह रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल। ईच टर्न का मतलब 1 टर्न ऑफ कॉइल का फ्लक्स आपको दे रहा है, सिंगल टर्न का फ्लक्स दे रहा है। तो ध्यान रखना एल आई टोटल फ्लक्स के बराबर होता है, सिंगल के बराबर नहीं होता, सिर्फ तब होता है जब नंबर ऑफ टर्न्स ही कॉइल के 1 हो। अच्छा अभी देखते हैं, फिलहाल डाटा स्कैन करते हैं। तो हमें ईच टर्न का फ्लक्स दे रखा है 100 मिली वेबर। तो सबसे पहले सिंगल टर्न का फ्लक्स आ गया 100 मिली, मतलब 10 की पावर -3 वेबर। फिर नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000, तो टोटल टर्न्स हमारे पास हो गए 1000। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो सीधे सीधे एल के बारे में पूछा गया है। ओके, इफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर, ठीक है ना, तो करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर, ऑल्सो फाइंड आउट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पूछा गया। तो करंट हमें दे रखा है, यू और एल पूछा गया है। सबसे पहले एल, अब एल ये तो बताया ही नहीं कि सोलेनॉइड है या क्या है क्या नहीं है, तो दैट मीन्स हम ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला ना मुन्ना वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ना म्यू नॉट पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में टोटल फ्लक्स से ही एल का वैल्यू आएगा। आप देखो कैसे, तो टोटल फ्लक्स हो गया एल आई के बराबर, टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी n टाइम्स सिंगल टर्न का फ्लक्स, n की वैल्यू होगी 10 की पावर 3, सिंगल टर्न का फ्लक्स ये रहा 100 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू एल आई। यहाँ से हमारे पास I का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना 1 एम्पियर, ये तो कट गया, तो L का वैल्यू आ जाएगा 100 हेनरी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट हेनरी होता है, तो इसका वैल्यू आया मेरे पास 100 हेनरी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, एल की वैल्यू हमारे पास 100 हेनरी
इंटू आई स्क्वायर विच इज अगेन 1, तो आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का 50 जूल। तो 50 जूल की मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 100 हेनरी। आप बताओ कहाँ से मुश्किल है भाई, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे इसका सवाल सही होने का चांसेस उतना ज़्यादा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये फिर से एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से सीखना। कह रहा कॉइल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 मिली हेनरी। तो हमें एल सीधे सीधे दे रखा है, तो अब तो हमें कोई मतलब ही नहीं कॉइल कैसी भी हो बाहर में जाए, ठीक है ना। हम सीधे सीधे एल का वैल्यू यूज में लेते हुए चलेंगे। 1 मिली हेनरी, तो एल इज 1 मिली हेनरी, कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो इस कॉइल में करंट 1 एम्पियर का चल रहा था। अब आगे, दिस करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ये बड़ा स्पेशल प्रॉब्लम होता है, करंट ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। तो पहले अगर राइट की तरफ जा रहा था तो बाद में लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अच्छा आगे, इन 0.1 सेकेंड, तो इतने टाइम ड्यूरेशन में करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। करंट के डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, अगर पहले फ्लक्स प्लस एल आई होगा तो बाद में माइनस एल आई हो जाएगा, यानी फ्लक्स का यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हुआ तो बस शुरू हो गया पूरी गाथा। यहाँ पर ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, लाइन से आ जाएगा, चार्ज फ्लोन आ जाएगा, पावर आ जाएगी। तो एक चीज के बदलते ही पूरी दुनिया यहाँ बदल जाती है। अच्छा आगे देखो, ड्यूरिंग 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन कीपिंग मैग्नीट्यूड सेम, मतलब जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो जितना पहले था उतना बाद में, बट उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, तो मैंने तो वो चारों चीजें ही पूछनी है आपसे, चेंज इन फ्लक्स, ई, आई और चार्ज फ्लो। तो मेरा सवाल तो हर सवाल को कंटेन करता है। अब एग्जामिनर आपसे जो मर्जी चाहिए पूछे, आप परफेक्ट हो जाओगे। तो सोल्यूशन लेते हैं इसका। तो सबसे पहले चेंज इन टोटल फ्लक्स निकालते हैं। अब चेंज इन टोटल फ्लक्स वो कैसे निकलेगा, ये माइनस ये, अब क्योंकि चेंज हो चुका साइन तो माइनस की जगह वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाना है। तो वो हो गया एल टाइम्स, और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना I1 प्लस I2। डाटा इसमें पुट करते जाते हैं। एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी और I1 प्लस I2 हो गया 2 एम्पियर, दैट मीन्स ये आ गया 2 मिली वेबर। तो ये आया बेटा हमारे पास चेंज इन टोटल फ्लक्स। अब चलते हैं दूसरी स्टेप पर, हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है ई इंड्यूस्ड, वो निकालने का तरीका हो गया चेंज इन टोटल फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टोटल फ्लक्स हो गया 2 मिली वेबर और टाइम बेटा हमारे पास है 0.1 सेकेंड। तो आंसर आ गया 20 मिली वेबर पर सेकंड। बनना ईएमएफ का यूनिट है वो वोल्ट होता है, तो आंसर बना मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो ई इंड्यूस का वैल्यू, एवरेज वैल्यू हमारे पास आया 20 मिली वोल्ट। अब थर्ड स्टेप तो आप बहुत आसान सा, आप खुद भी कर लोगे। आई इंड्यूस निकालना है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम, तो आई इंड्यूस्ड, तो आई इंड्यूस का वैल्यू हो गया हमारा ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर, और ई इंड्यूस का वैल्यू ये रहा 20 मिली वोल्ट। तो 20 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आर विच इज 10 ओम, आंसर बना 2 और यूनिट आ गया करंट का एम्पियर। तो मिली साथ में लगा था, तो इंड्यूस करंट का वैल्यू हो गया 2 मिली एम्पियर। तो मतलब पूरा एक सीक्वेंस बन जाता है सवाल का, ठीक है ना। तो अब मुश्किल तो नहीं कहोगे भाई इसको आप, ये आसान है, बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसे 4 सवाल लगा ले गए ना, तो नीट के अंदर जो सवाल आएगा आप हंसते हंसते लगा ले जाओगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ईएमआई का सवाल लगाओगे, मन को तसल्ली मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल के बच्चों को या बहुत से बच्चे ईएमआई में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं। तो अब ठीक है, आसान है, प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। और छोड़ के नहीं आना, ठीक है ना। इतनी मेहनत की जा रही है तो आपको ये छोड़ के नहीं आना। अब चलते हैं लास्ट, चार्ज फ्लोन। तो चार्ज फ्लोन ड्यू टू इंड्यूस करंट निकालने का हमारा तरीका डेल्टा फाई बाय आर, एंड डेल्टा फाई ये रहा 2 मिली वेबर, और आर का वैल्यू आपके पास वैसे ही है 10 ओम। तो चार्ज फ्लोन की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2 और यूनिट हो गया मिली कूलम। तो आई थिंक अब तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपके सेल्फ इंडक्शन। अब मैं चलता हूं अगले कंसेप्ट पर, और वो हमारा है ये वाला। अब ये देखो फिर से एक और बड़ा बेहतरीन ग्राफिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना, और आराम से ही उड़ाएंगे, ठीक है ना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी हाल में नहीं छोड़ के जाना कुछ भी। आईटी ग्राफ दे रखा है, क्या पूछेगा। अभी मैंने आपसे क्या, अच्छा ये आईटी ग्राफ है, इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम होता है, जैसा अभी शुरू में हमने किया था, तो चार्ज फ्लोन पूछा जाता या चेंज इन फ्लक्स पूछा जाता, वो तो आपको आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है वो देखो, इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दे रहा है 1 हेनरी, ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का, फिर हमें ईटी ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ईजी, अब सुनो कैसे। ईएमएफ का फॉर्मूला
एल डी आई बाई डी टी विद प्रॉपर साइन चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है और हमें कॉइल तो दे नहीं रखी ना, तो हमें पूरा प्रॉपर साइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ई इंड्यूस का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल को तो पड़ा रहने दो, डी आई बाई डी टी इसका स्लोप हो गया, दैट मीन्स टेन थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस साइन लगाएंगे तो ई का वैल्यू आएगा। अब यहाँ का टेन थीटा वो तो बच्चों का खेल है, आराम से निकाल लोगे। तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/2। तो देखो टेन थीटा 1/2, एल का वैल्यू 1, बाहर माइनस साइन लगाया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया -1/2 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस रीजन में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट हो गई -1/2 के बराबर। अगले में इंड्यूस ईएमएफ 0 हो गया क्योंकि स्लोप 0 हो गया, इसमें स्लोप नेगेटिव हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव हो गया। तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू उधर आ रहा है, स्लोप हो गया 1, तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया +1 वोल्ट। ग्राफ देखोगे तो पहले नेगेटिव हाफ, फिर 0 और फिर +1। तो मेरे ख्याल से ऐसे सवालों में तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आना चाहिए। अब ये क्लियर हो गए अच्छे से। अब चलते हैं अगले पर। ये भी, इसको भी बेचारे को वरदान मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आप देखोगे कि नीट आई थिंक 2016 या 17 में ऐसा सवाल भी पूछा जा चुका है जिसमें इंडक्टर लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तो केवीएल यानी अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ और इंडक्टर को मिक्स करके सवाल तैयार किया गया और बहुत आसान है, बड़े प्यार से हम इस सवाल को करेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है, वी ए माइनस वी बी बताओ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अप्रोच सुनो। सबसे पहला काम, इंडक्टर को हम बैटरी बनाएंगे, ठीक है ना। और उस बैटरी का काम होगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो हमें हर किसी का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो मेरा तरीका ये है, इंडक्टर को बैटरी बनाओ और बैटरी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। मैग्नीट्यूड अब आप कहोगे सर साइन, बताता हूँ, एल डी आई बाई डी टी। अब चेक करो ये करंट, अच्छा कई सारे सवालों में आपको डी आई बाई डी टी डायरेक्ट दे रखा होगा, कहेगा करंट चेंजेस एट द रेट 2 एम्पेयर पर सेकेंड। तो वो तो फ्री के हैं, ठीक है ना, उनको तो कैच करना ही करना है। यहाँ तो मैं फ्री के तो कुछ भी नहीं देता, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो करंट के लिए डी आई बाई डी टी करना ही पड़ेगा आपको। तो एल 2 हेनरी, डी आई बाई डी टी 2, आंसर आया 4। यानी इंडक्टर एक 4 वोल्ट की बैटरी की तरह एक्ट करेगा। अब इस बैटरी का काम क्या होगा, बैटरी का काम होगा करंट को अपोज करना। ये करंट, अब आप बताओ ये इंक्रीजिंग करंट है या डिक्रीजिंग करंट है। तो टाइम के साथ साथ ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंडक्टर इसको अपोज करेगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फेंकती हुई बैटरी बनाएगा। तो अगर ये करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फेंकती हुई बैटरी बनाएगा, यानी इंडक्टर इस तरीके से अपनी पोलैरिटी रखेगा कि इस इंडक्टर की वजह से जो इंड्यूस्ड होगा वो इस रियल करंट को अपोज करेगा। अगर ये इक्वेशन 2/t होती तो यही बैटरी सपोर्ट में लगती, यानी उस करंट को बढ़ाती। तो क्या काम है इंड्यूस बैटरी का, अगर करंट बढ़ रहा हो तो उसे कम करना, कम हो रहा हो तो उसे बढ़ाना, ठीक है ना। तो आपका काम है कि बैटरी ऐसे लगाना कि ये करंट देखते हुए कि अगर बढ़ते हुआ करंट है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, घटता हुआ करंट है तो सेम डायरेक्शन में। अब हमने ये बैटरी यहाँ लगानी है, तो बैटरी मैंने इधर लगा दी, EMF 4 वोल्ट। अब हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एट 1 सेकेंड। तरीका, किरचॉफ लॉ जो हम लोग यूज करते आए हैं, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। करंट, अच्छा मेरा साइन कन्वेंशन अलग है, तो आप में से जो बच्चे एनसीईआरटी वाला फॉलो करते हो आप वो करते रहो। मैंने आपको वहां सिखाया था साइन प्लस माइनस वाला, तो मैं उसी तरीके से चलूंगा। करंट जहां पहले टकराया वो हाई, अगला वाला लो, तो ये प्लस माइनस आया। इस करंट की जरूरत रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका वोल्टेज IR होता है। बैटरी के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, इसके लिए बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव। अब आप पहले VA माइनस VB लिखो, इसके लिए हम A से B तक चलेंगे। तो A से आगे बढ़े, जो पहला साइन मिलेगा वो लगाएंगे। पहला साइन है प्लस IR, IR हो गया 2T इंटू 10, दैट मीन्स 20T। आगे फिर बढ़ते हैं, अब बैटरी मिली, जो पहला साइन वो यूज किया +10। फिर आगे बढ़े, इंडक्टर मिला, पहला साइन +4, तो आंसर आया 20T + 14 वोल्ट। अब किस टाइम पर पूछा गया, 1 सेकेंड पर। अब हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो VA माइनस VB का वैल्यू आ गया 20 + 14, दैट मीन्स 34 वोल्ट। तो ये तरीका हुआ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। ऐसे सवाल आपको टेस्ट में मिलेंगे, वहाँ पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करना, नहीं है तो फिर वीडियो सोल्यूशन उसका देखना। बहुत सारे ऑप्शन है सीखने के आपके पास, पर कर जरूर लेना, छोड़ के मत चले जाना, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है जिससे KVL और इंडक्टर के सवाल को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब चलते हैं आगे।
हाँ, अब ये खटारापंती आ जाती है, तो ये खटारा भाई है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल, तो बिल्कुल इंडक्टर वैसे ही जोड़े जाते हैं जैसे रेजिस्टेंस ऐड सब्ट्रैक्ट किया ऐड किया जाता है। सीरीज है तो R1 + R2, वैसे इंडक्टर L1 + L2, पैरेलल है तो 1 बाय करके ऐड होता है। अच्छा, अब इसके कॉम्बिनेशन में अगर आप आओगे तो ये आपको इस तरीके का एक बकवास सवाल हर किताब में मिलेगा, तो ये पैरेलल ये सीरीज आप आराम से उड़ा सकते हो, मेरी इसमें ज़रूरत नहीं। ये सवाल भी बकवास सवाल है क्योंकि पॉइंट पोटेंशियल से आप उड़ाओगे तो क्या सिखाया था, जहाँ जहाँ वायर होगी वहाँ वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो इधर का नाम ए तो ये ए, तो यहाँ भी ए आ गया। इसका नाम बी है तो इधर का भी पोटेंशियल बी हो गया। अब ए और बी के बीच में हमने सारे इंडक्टर लगाए, तो ये पहला इंडक्टर ए से बी के बीच में आ गया, अगला इंडक्टर फिर बी से ए के बीच में, दैट मीन्स पैरेलल में आ गया, तीसरा इंडक्टर फिर पैरेलल में आ गया, तीनों पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L/3 हो गया। तो इस टाइप का सवाल भी आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है ना, बट ऐसे सवाल को छोड़ के नहीं आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, करके जरूर आना है। अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस प्राइमरी की फील्ड सेकेंडरी से पास होती है और ये सेकेंडरी के फ्लक्स को चेंज करती है। तो यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा लंबा होता है। प्राइमरी का करंट प्राइमरी के अंदर तो सेल्फ इंडक्शन करवाता है, बट सेकेंडरी के अंदर जो वो इंडक्शन करवाता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब पूरा प्रोसेस ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले प्राइमरी का करंट देखेंगे, उसकी वजह से प्राइमरी की फील्ड देखेंगे। ये चेंजिंग फील्ड जब सेकेंडरी से पास करेगी तो ये सेकेंडरी के फ्लक्स को चेंज करेगी, सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस करंट आएगा जो कि अपने मेन कॉज यानी प्राइमरी को अपोज करेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है, लंबा सीक्वेंस होता है, इसलिए ध्यान से सीखने की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर ईएमएफ आ रहा है ड्यू टू इट्स चेंजिंग करंट, ठीक है ना। इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस करंट आता है ड्यू टू चेंजिंग करंट सेटअप इन प्राइमरी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें हम लोग आगे पहले फॉर्मूले सेट करते हैं, थ्योरी मैंने यहाँ दी हुई है। अब फॉर्मूले से भी पहले मैं चाह रहा हूँ एक बार सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को हम सीख लें, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर न्यूमेरिकल में हम अच्छा चल पाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हो दो कोएक्सियल कॉइल है, ठीक है ना, सेम एक्सिस पर है, कोसेंट्रिक भी है। एक छोटी कॉइल है और एक बड़ी कॉइल दिख रही है। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो कॉइल करंट कैरी करती है वो हो गई प्राइमरी। तो ये हो गई प्राइमरी और करंट एरो मैंने लगा दिया इंक्रीजिंग, यानी समय के साथ साथ बढ़ रहा है। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी का करंट, उसके हिसाब से प्राइमरी की फील्ड, उसे अपोज करती हुई सेकेंडरी की फील्ड, और सेकेंडरी की फील्ड के हिसाब से सेकेंडरी का इंड्यूस करंट। तो 4 स्टेप का प्रोसेस है, धीरे धीरे दिमाग में सेट करना वरना फ्यूज उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राइमरी का करंट इंक्रीज कर रहा है। अब इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन, तो भाई ये करंट क्लॉकवाइज ऑर्डर का है तो फील्ड अंदर की तरफ आएगी, तो ये फील्ड प्राइमरी की फील्ड हो गई। क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ये फील्ड भी बढ़ेगी। अब इस बढ़ती हुई फील्ड के कारण सेकेंडरी को तकलीफ होगी और वो इस फील्ड को अपोज करेगी। अपोज करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी, तो अगर ये फील्ड अंदर है तो सेकेंडरी की फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो अब हम सेकेंडरी की फील्ड लिख रहे हैं अपोज कराते हुए प्राइमरी की फील्ड को, तो सेकेंडरी की फील्ड आ गई बाहर की तरफ, ये हो गया बी सेकेंडरी। अब ये फील्ड आई कहाँ से, ये फील्ड इसके अंदर इंड्यूस करंट ने डेवलप करी होगी। तो अब क्योंकि ये फील्ड बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ फील्ड है, इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और ये बाहर की तरफ फील्ड देगा, वो फील्ड प्राइमरी को क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इधर का करंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा इंड्यूस करंट निकालने का तरीका होता है। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि अगर कोएक्सियल कॉइल है, ठीक है ना, और इधर का करंट बढ़ रहा है तो दूसरे में अपोजिट होगा। ये अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। कम होने पर सेम सेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जुगाड़ ये कि अगर कोएक्सियल कॉइल के अंदर आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर इंक्रीजिंग करंट है तो अपोजिट सेंस में होंगे करंट, और अगर डिक्रीजिंग करंट है तो सेम सेंस में होंगे। अपोजिट सेंस मतलब अगर इंक्रीजिंग करंट एक में क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर डिक्रीज कर रहा है करंट तो फिर ऐसे में सेम सेंस में होगा, मतलब एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज। तो ये बगैर दिमाग लगाए डायरेक्ट लिखने का भी तरीका है, बट मैंने दोनों सिखा दिया आपको, डिटेल से डायरेक्शन बता दिया। अब हम इसके प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।
देखो अब इसमें दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं, ये कोएक्सियल है, सेम एक्सिस पर है, बस इस करंट को देखो इंक्रीज कर रहा है, और ये करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बोला गया है तो इधर का करंट क्लॉकवाइज होगा, सीधे आंसर मारो आगे निकल लो, ठीक है ना। और अगर ये करंट डिक्रीजिंग होता है तो सेम सेंस में आ जाता है, पहले में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज। प्रोसेस बड़ा लंबा, पहले हम इसकी फील्ड लाएंगे, फिर इसे अपोज कराते हुए सेकेंडरी की फील्ड, उसके हिसाब से सेकेंडरी का इंड्यूस करंट, इतना समय किसके पास है। तो एक बार प्रोसेस बन गया तो फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एआईपीएमटी में आया हुआ है, कहता है ये चार्ज इस तरीके से इसको पास करते हुए निकल जाता है, तो बताओ इस सर्कुलर कंडक्टिंग लूप के अंदर इंड्यूस करंट कैसा होगा। तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जब ये चार्ज इसको अप्रोच कर रहा होगा, लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिज्म वाले में आपने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा था, है ना, और चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला दिया था μ0/4π qv/r²। वैसे तो qv sin θ/r² था, बट अभी प्रिसाइसली qv/r² बोल रहा है। तो जैसे जैसे ये चार्ज इसके पास आएगा, सेपरेशन कम होता चला जाएगा और इस चार्ज की वजह से फील्ड बढ़ेगी, और जब ये चार्ज दूर जाएगा तो इसकी फील्ड कम होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आपके एआईपीएमटी में तो बस यही पूछा गया कि जो इंड्यूस करंट होगा वो सेम सेंस में ही रहेगा आते और जाते वक्त, या पहले एंटी क्लॉकवाइज बाद में क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो वो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो तरीका ये रहा, सबसे पहले हम इसे छोटे से एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं। अब इसकी फील्ड देखते हैं, करंट इधर तो फील्ड बाहर की तरफ, ये फील्ड प्राइमरी की फील्ड हो गई, चार्ज के पास आने से ये फील्ड बढ़ रही है। अब पूरा प्रोसेस सेट कर देते हैं, फील्ड बढ़ रही है तो सेकेंडरी यानी ये ब्लू वाला लूप इसको कम कराने के लिए अंदर की तरफ फील्ड लाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाएगा, और अंदर की तरफ फील्ड आ गई तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अप्रोच करते वक्त इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज है। ये ध्यान रखना, ये चार्ज पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, अगर नेगेटिव होता तो यही करंट उल्टा हो जाता और सारी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में आती, यानी करंट क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज बन जाता। अब रिसीड करने पर, दूर जाने पर क्या होगा, ऐसे में करंट का सेंस तो यही रहा, ठीक है ना। फील्ड का डायरेक्शन प्राइमरी का बाहर रहा, बट नेचर बदल गया। अब ये फील्ड कम हो रही है तो सेकेंडरी वाला इसको कम नहीं होने देगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में फील्ड आएगा। तो अगर ये बाहर की तरफ है तो सेकेंडरी की फील्ड भी बाहर होगी और सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा। तो पहले क्लॉकवाइज और बाद में आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक चार्ज पासिस बाय सर्कुलर लूप तो करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, आते वक्त कुछ और होगा, जाते वक्त कुछ और होगा। अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज है तो बाद में क्लॉकवाइज, या पहले क्लॉकवाइज है तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये सवाल भी आपका पक्का पक्का तैयार हो गया, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम गिना जाता है। अब चलते हैं हम आगे। कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब कोएक्सियल सोलेनॉइड तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आता है, सेल्फ इंडक्शन का तो आपने देख ही लिया था मुन्ना, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्शन का भी वही है, μ0 n ठीक है ना। बस इसके अंदर चीज़ें ध्यान से सुनना, μ0 ये तो हो गई अपनी परमेबिलिटी, स्मॉल np नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ प्राइमरी, ns नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, as ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बच्चे मात खा जाते हैं। as एरिया ऑफ सेकेंडरी नहीं है, AS वो कन्फाइंड एरिया ऑफ सेकेंडरी है जिसमें प्राइमरी की फील्ड पास कर रही है। जैसे यहाँ पर अगर आप चेक करो तो ये ब्लू वाली प्राइमरी है और येलो वाली कॉइल सेकेंडरी है। सेकेंडरी कॉइल ये रही। अब सेकेंडरी कॉइल का आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शन बड़ा है, प्राइमरी का छोटा है, तो हमें वो कन्फाइंड एरिया ऑफ सेकेंडरी लेना है, यानी येलो वाले का उतना एरिया लेना है जितने में प्राइमरी की फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो प्राइमरी की फील्ड लाइंस तो इतने रीजन में ही है, तो अगर ये कॉइल इससे बड़ी है तो इसका एरिया किसी काम का नहीं है, एरिया हमें वही चाहिए होगा जितने में प्राइमरी की फील्ड लाइंस कन्फाइंड होगी। तो एस को हम एरिया ऑफ सेकेंडरी नहीं बोलते, एस को हम कन्फाइंड एरिया ऑफ सेकेंडरी बोलते हैं, और ये वो एरिया होता है जितने में प्राइमरी की फील्ड लाइंस पास करती हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। और अगर आप ये सोच बैठे हो कि एस एरिया ऑफ सेकेंडरी होता है तो आप भ्रम में जी रहे हो, आपके कंसेप्ट गलत हो जाएंगे। तो एस कन्फाइंड एरिया ऑफ सेकेंडरी होता है जितने एरिया में प्राइमरी की फील्ड लाइन कंसंट्रेटेड होती हैं, ठीक। अब डायरेक्शन का वही प्रोसेस है। सबसे पहले करंट दौड़ाया, प्राइमरी की फील्ड लाए। अब क्योंकि करंट इंक्रीज करेगा बैटरी लगे होने पर तो प्राइमरी की फील्ड भी इंक्रीज करेगी, सेकेंडरी इसको अपोज कराएगा, और इसके हिसाब से हमने इसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देख लिया। तो डायरेक्शन तो बेहद आसान है। अब मैग्नीट्यूड पर हम काम करते हैं। तो अच्छा, फॉर्मूले जैसे सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूले थे वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन में यहाँ का टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक। चलो मैं एक साथ ही दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे देखो,
तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स है वो हो जाएगा m टाइम्स IP, जहाँ IP हो जाएगा प्राइमरी का करंट। तो चेंज इन फ्लक्स वो होगा चेंज इन प्राइमरी के करंट की वजह से। दूसरा, अब हमें इंड्यूस EMF निकालना होगा सेकेंडरी में, वो तरीका वही है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी एंड डी फाइव बाई डी टी। तो फॉर्मूला बन जाएगा m डेल्टा IP बाई डेल्टा टी और m DIP बाई डी टी। अब तो बस खाली फॉर्मेलिटी है। अब आप आई इंड्यूस निकालोगे, आई इंड्यूस का फॉर्मूला वही सेम E बाई आर, और चौथे नंबर पर आप चार्ज फ्लो निकालोगे, इसका फॉर्मूला सेम डेल्टा फाइव बाई आर। तो बाकी सब एज इट इज वही है, बस खाली बदल गया, LI की जगह आ गया MI। आई ध्यान रखना प्राइमरी का करंट है, तो प्राइमरी की करंट की वजह से सेकेंडरी के अंदर इंडक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब मैं चलता हूँ न्यूमेरिकल पर। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल लगाते वक्त क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल आए, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी कॉइल का कितना एरिया आपको लेना है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाकी सब मोमाया है, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी कॉइल का एरिया समझ आ गया तो आप मात नहीं खाओगे। अब चलो देखो, ये कह रहा है सर्कुलर रिंग इज कैप्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आर 1000, रेडियस सोलेनॉइड का 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इफ रेडियस ऑफ रिंग इज 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से छोटा है, यानी ये जो सेकेंडरी कॉइल है प्राइमरी के अंदर कन्फाइंड है, ठीक है ना। तो अब इसके पूरे एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने एरिया में से प्राइमरी की फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर उल्टा होता, ये वाला रेडियस 10 होता, ये वाला रेडियस 2 होता, तो वो 10 काम का नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 2 काम का आता, यानी सेकेंडरी के अंदर का उतना एरिया काम में आता जितने में प्राइमरी की फील्ड लाइंस कन्फाइंड है। अब तो फॉर्मूला लगाओ, तो म्यू नॉट NP NS AS। अब म्यू नॉट की वैल्यू तो आप जानते हो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ प्राइमरी वो हमने लिखा हुआ है 1000, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। अब इसके कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे तो हम 1 लेते हुए चलेंगे, इनटू कन्फाइंड एरिया। अब इसका कन्फाइंड एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 10 की पावर -4। तो फाइनल आंसर आया 16 पाई स्क्वायर। तो 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -7 -4 -11 इंटू 10 की पावर +3। अब देखें कितना आंसर बचता है, तो 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -8 और इसका यूनिट हो गया हेनरी। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना, जो इस केस के अंदर हमारे पास आया कितना, 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -8 हेनरी। पाई स्क्वायर को आप 10 भी लिख सकते हो, बट वो ऑप्शन डिपेंडेंट होता है कि हमें क्या करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ले चल रहा हूँ। यह आपका AIPMT 2010 का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छी तरीके से देखना, यहाँ पर क्या चीज़ें अकर कर रही हैं, कैसे चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। देखो, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट चल रहा है, अब हम आ रहे हैं चेंज ऑफ एरिया पर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हमने सीख लिया, कॉइल और बार मैग्नेट हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, ट्रांसफार्मर में आगे बताऊंगा। अब हम आते हैं चेंज ऑफ एरिया पर। तो जब हम एरिया चेंज करते हैं तो एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है, EMF इंड्यूस होती है। वो इंड्यूस EMF अपोजिंग नेचर की होती है। अगर एरिया बढ़ेगा तो वो उसको कम कराने की कोशिश करेगी, कम होएगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगी। इस पे पहला सवाल आपका श्रिंकिंग ऑफ लूप का सवाल है, अब मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, तो अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, ठीक है ना। तो एक सर्कुलर लूप है ये रहा, जिसको हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ऐसा होने से फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 हो गया। अच्छा, डाटा में क्या कह दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.025 टेस्ला, जिसको मैंने लिखा 25 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, with its plane perpendicular to loop, the radius of loop is made to shrink at constant rate। इसका मतलब होता है dr/dt। तो जिस रेट से रेडियस चेंज कर रहा है dr/dt वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, द इंड्यूस्ड EMF व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रेडियस से रखा है 2 सेंटीमीटर। इस वक्त पर हमें ई इंड्यूस का वैल्यू निकालना है। प्रोसेस, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी फ्लक्स से, तो फ्लक्स हो गया BA यानी B इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका इंड्यूस EMF निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाय यूजिंग d5/dt।
तो जैसे ही आप डी फाई बाई डी टी करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखना, b और पाई तो ऐसा ही रहा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2r, साथ में आ गया डी आर बाई डी टी। तो फाइनल आंसर आ गया b इंटू टू पाई आर टाइम्स डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमें सारा डाटा आप क्वेश्चन में गिवन है, इसको उठा के हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ई इंड्यूस का वैल्यू आ जाएगा। तो डाटा मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे बताते भी जाना। तो ई इंड्यूस का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 पाई। रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू डी आर बाई डी टी 10 की पावर -3। तो फाइनल आंसर आ गया, ये बन गया हमारा 100 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3 3 6 और 2 8 -8। तो फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब आंसर अब आप चेक करो कि आप पाई स्क्वायर को या जितना भी रिजल्ट है, जैसे पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर नहीं पाई है, सॉरी, तो 100 पाई आ रहा है इंटू 10 की पावर -8। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू डाली गई है, आंसर पाई के टर्म में, तो चेक करो सब में पाई लटक रहा है, तो इसका मतलब पाई को एज इट इज छोड़ना है। तो इसकी पावर को इसके साथ निपटाते हैं, ईएमएफ का यूनिट लगाते हैं वोल्ट। अब आंसर हमें माइक्रो वोल्ट में चाहिए, तो माइक्रो तो खुद ही तैयार हो गया, तो पाई माइक्रो वोल्ट इसका फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। तो ये था आपका AIPMT 2010। ऐसा ही सेम प्रॉब्लम 2009 में था, तो वो सेम था इसलिए मैंने रखा नहीं, सब एज इट इज डाटा था, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज था उसके अंदर, कंसेप्ट एज इट इज था। तो मेरे ख्याल से अब आप श्रिंकिंग ऑफ लूप सीख गए, ठीक है ना, क्योंकि 2010 के बाद ये सवाल देखा नहीं गया, हो सकता है 2020 के अंदर आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसको बोलते हैं मोशनल EMI। ये भी एक दो लाइन का कंसेप्ट होता है, बड़ा आसान, बड़ा अच्छा, पर सवाल बहुत सारे बनते हैं। इसमें क्या होता है कि कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कराते हैं, तो वो कंडक्टर एक बैटरी का काम करता है, उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। अब क्यों के लिए आप बुक पढ़ सकते हो, वैसे मैंने डिटेल थ्योरी में तो बताया ही हुआ है, बट अभी इतनी डिटेल में प्रूविंग में नहीं दे सकता कि क्यों, किस लिए, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लें, क्या लगाएं, कहाँ कौन जाएगा, तो अभी हम बस खाली उसके एप्लीकेशन को देख रहे हैं। इस फैक्ट को हॉल्स इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चलता हुआ मिले, तो ऐसा कंडक्टर बैटरी की तरह काम करेगा। उस बैटरी का EMF BLV होता है, पहले ये याद रखना है। तो चलते हुए कंडक्टर को पकड़ के हम बैटरी बनाएंगे। शर्त ये है कि BLV आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, अगर नहीं है तो हम कंपोनेंट करेंगे, और अगर पैरेलल है तो इंड्यूस EMF 0 हो जाएगा। तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला BLV ये तब एप्लीकेबल है जब तीनों चीज़ें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। बैटरी लगाने का तरीका वो है राइट हैंड अपना पाम रूल तरीका। फिंगर आप देख रहे हो फील्ड की तरफ है, थंब वेलोसिटी की तरफ है, तो जिधर ये पाम आएगी उधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा बैटरी का, यानी वो साइड हाई पोटेंशियल होगी। तो जब भी कंडक्टर देखेंगे, पकड़ के बैटरी बनाएंगे, तो लेके हाथ कूद पड़ो, फील्ड अंदर की तरफ, थंब वेलोसिटी की तरफ, पाम ऊपर की तरफ आ गई, तो ऊपर वाला हिस्सा हाई पोटेंशियल, नीचे वाला हिस्सा लो पोटेंशियल, और EMF का फॉर्मूला हो गया BLV। L यहाँ लेंथ नहीं है, L यहाँ से यहाँ के बीच की इफेक्टिव लेंथ है। अब इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट अभी दिखता है आपको अगले पे। तो देखो इस रिजल्ट में आप देख सकते हो ये V लेंथ से थीटा एंगल पर है, तो फटाक से पकड़ के इसके कंपोनेंट किए, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया V sin थीटा। अब हमने बैटरी लगाई, वही राइट हैंड लिया, ठीक है ना, वेलोसिटी इधर की तरफ, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, और EMF का फॉर्मूला आ गया BL। V की जगह हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट डाला V sin थीटा। अब दूसरा रिजल्ट देखो, आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है, तो हमने क्या किया, L इफेक्टिव लिया, एंगल देखा, L इफेक्टिव और V परपेंडिकुलर है, EMF का फॉर्मूला BL इफेक्टिव V डाला, बैटरी वैसे ही लगाई, ऊपर वाला हाई पोटेंशियल, नीचे वाला लो पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू BLV के बराबर हो गया। तो मेरे ख्याल से बैटरी लगाना समझ आ गया होगा। अब और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये तो बच्चों वाला एग्जाम्पल आप खुद ही कर सकते हो। वेलोसिटी इधर की तरफ है, कंपोनेंट की है, V sin थीटा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, बैटरी लगाई अंदर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है ना, अंदर की तरफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऊपर, तो लेफ्ट वाला हिस्सा पॉजिटिव, राइट वाला हिस्सा नेगेटिव, और EMF आ गया, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया BLV, आंसर हो गया 4 वोल्ट। तो मतलब छोटे मोटे सवाल हैं एक एक लाइन के। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ले चल रहा हूँ। ये आपका AIPMT 2008 में शायद आया हुआ था। अब एग्जाम्पल ऐसा है कि हम रेक्टेंगुलर लूप
सॉरी स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, सर्कुलर लूप और एलिप्टिकल लूप को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अंदर ले जा रहे हैं, तो किस में ईएमएफ कांस्टेंट होगा, किस में वेरिएबल होगा। तो जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो ईएमएफ तो बीएलवी के बराबर होगा, यहाँ एल इफेक्टिव लेंथ होगी जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, तो जैसे जैसे ये अंदर चलता चला जा रहा है एल इफेक्टिव तो कांस्टेंट है, तो एल के बराबर है। तो इस सिचुएशन में ईएमएफ कांस्टेंट है, तो स्क्वायर लूप में ईएमएफ चेंज नहीं कर रहा, रेक्टेंगल में भी चेंज नहीं करेगा, बट सर्कल में देखोगे तो जैसे जैसे ये अंदर चलता चला जाएगा एल इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा। जब ये डायमीटर पे होगा तो एल इफेक्टिव मैक्सिमम होगा, फिर ईएमएफ कम होना शुरू होगा। तो सर्कुलर लूप और इलिप्टिकल लूप में इंड्यूस ईएमएफ वेरिएबल जनरेट होगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर लूप में ईएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा अनटिल अनलेस जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये पूछा गया था, बोला गया था 4 लूप्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एलिप्स, इनको कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास कराते हैं, तो किस में ईएमएफ कांस्टेंट मिलेगा। तो आपके सामने जवाब है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, सर्कल और एलिप्स में वेरिएबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा कि इन क्लोज लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करा रहे हैं। भाई लूप क्लोज हो गया और पूरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है, तो एल इफेक्टिव 0 हो गया, ठीक है ना। हाँ, वो पीछे भी क्लोज था पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर नहीं था। तो अगर क्लोज लूप पूरी तरीके से फील्ड रीजन के अंदर होता है तो एल इफेक्टिव 0 हो जाता है और नेट ईएमएफ इसमें 0 होता है। फिर कैसा भी शक्ल सूरत हो लूप का कोई फर्क नहीं पड़ता, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो। अब इन दो एग्जांपल को देख लो, ये लूप क्लोज तो नहीं है बट इसमें जो एल इफेक्टिव है, जैसे ये हो गया एल इफेक्टिव, ये वेलोसिटी के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ 0 है। सिमिलरली इसमें भी एल इफेक्टिव जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ 0 है। तो ईएमएफ तब 0 होगा जब क्लोज लूप पूरी तरह फील्ड रीजन के अंदर हो या ओपन लूप फील्ड में मूव कर रहा हो बट उसका एल इफेक्टिव वी के पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 मिलेगा। अब इन एग्जांपल को देखो, ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसा एग्जांपल आपने अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स का पैरेलल कंडक्टर के अंदर सीखा था। यहाँ पर आपका ये एग्जांपल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर लूप हो और वायर हो, ठीक है ना, इससे बढ़िया कोई एग्जांपल होता नहीं। अब क्या पूछा गया, मूविंग मेटल फ्रेम इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जो वायर है, वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π 2I/r होता है, वो आप जानते हो वेरी करती है जैसे जैसे r चेंज करता है। अब कहानी ऐसी है हम इस लूप को इधर मूव करा रहे हैं, हम इसके अंदर ईएमएफ निकालना है। जरा चेक करो, ये इसके लेंथ के पैरेलल है, तो इसमें तो कोई बैटरी लगेगी नहीं, इसमें भी कोई बैटरी नहीं लगेगी, तो जो लगेगी वो इसमें और इसमें लगेगी। इस वायर की फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B1 हो गया। ईएमएफ देखोगे तो वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, नाम इसका E1 कर लिया, ठीक। अच्छा, जितना ब्रांच वायर के पास होगा डिस्टेंस कम होगा, फील्ड ज़्यादा होगा, ईएमएफ ज़्यादा होगा, यानी पास वाले में ईएमएफ ज़्यादा होगा एंड दूर वाले में, अब इसमें अगर आप ईएमएफ चेक करोगे तो फील्ड का डायरेक्शन तो स्टिल अंदर ही होगा बट उसका वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से बढ़ गया और ये डिस्टेंस हो गया x प्लस इतना डिस्टेंस विच इज़ a। अब फील्ड का नाम हमने B2 कर दिया, डायरेक्शन वही सेम, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वो मैंने इधर भी लिखा हुआ है। अब नेट ईएमएफ लिखोगे तो E1 ज़्यादा है E2 कम है, तो नेट ईएमएफ हो गया E1 माइनस E2 और करंट जो फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज ऑर्डर में फ्लो करेगा E1 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उस नेट करंट की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप, बट वो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे नेट ईएमएफ पूछा जाता है। तो अब नेट ईएमएफ के लिए E1 माइनस E2 किया, E का फॉर्मूला BLV, ठीक है ना, तो B की जगह आ गया B1, L और V दोनों के लिए सेम है, तो मैंने यहाँ से A और V बाहर निकाला, B1 माइनस B2 किया, वायर की दोनों फील्ड को पुट किया, B1 μ0/4π 2I/x या μ0I/2πx, जो मर्जी चाहिए वो रख सकते हो आप, 2 कैंसिल करके भी रख सकते हो, और दूसरी हो गई x प्लस a। डाटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मेरे पास ई इंड्यूस का वैल्यू आ गया। तो ये रिजल्ट भी आपके लिए बहुत काम का है, बट आपको ये रिजल्ट रटना नहीं है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप परफेक्ट हो पाओ इसके अंदर। तो ये मैंने यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिया, बट आपका ड्यूटी है पहले से कैलकुलेट करना। एक बार आप कैलकुलेट करो, परफेक्ट हो, फिर आप आगे मूव करना। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये बोल रहा है एज शोन इन द फिगर मेटल रॉड मेक कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं स्लाइडर रेल प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड से हम मूव करा रहे हैं। ऐसा कराने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें निकालना है।
तो ये जो फोर्स हमने इसके ऊपर लगा रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस फोर्स। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होंगी। ऐसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो स्लाइडर है, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमें ये फोर्स निकालनी है जो इसको चलाने के लिए चाहिए। तरीका, हमारा पहला काम, पकड़ो बैटरी बनाओ। तो हमने पहले से बैटरी बनाया, बैटरी बना BLV। अब चेक कर लो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, B अंदर है, L ये रहा और V ये रहा। पहले इसका वैल्यू लिखते हैं। B का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.15 टेस्ला, लेंथ 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाफ मीटर, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। ये यहां से गया 0.15 वोल्ट, ये आ गया इंड्यूस EMF। अब दूसरी स्टेप, बैटरी लगाएंगे। तो राइट हैंड लो और बैटरी लगाओगे तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब इस बैटरी के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और ये करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में फ्लो करेगा। अब हमारा काम होगा ये करंट निकालना। इस करंट की वैल्यू हो गई E/R, दैट मीन्स BLV/R। अब ध्यान से सुनना, मैं पूरा प्रोसेस आपको दे रहा हूँ। थर्ड स्टेप, इस करंट के आते ही ये जो स्लाइडर है इसके ऊपर लगेगी एम्पेरियन फोर्स, जिसका फॉर्मूला होगा BIL, और वो एम्पेरियन फोर्स का काम होगा इसको अपोज करना, यानी अंदर की तरफ लगना। आप राइट हैंड से भी निकाल सकते हो। ये मैग्नेटिज्म में आपने सीखा था, ठीक है ना। फिंगर हमारी फील्ड की तरफ, अंगूठा हमारा करंट की तरफ, पाम हमारी फोर्स की तरफ। तो बहुत ध्यान से देखना, यह कंफ्यूजन बहुत फैलता है। तो हमें इस ब्रांच पे नहीं लगानी, इस पे, क्योंकि ये तो रिजिड ब्रांचेज है, इन पे फोर्स लगा के क्या करोगे। तो जो मूवेबल सेक्शन है हमें उस पे फोर्स लगानी है। तो इस पे करंट ऊपर की तरफ है, तो हमने फिंगर अंदर की तरफ रखी, अंगूठा करंट की तरफ रखा, फोर्स आ रही है इधर। तो ये एम्पेरियन फोर्स इसको आगे जाने से रोक रही है और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है, इसको बैलेंस कर रही है। तभी ये स्लाइडर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होती और इसको हम छोड़ देते ऐसे हिट करके, तो इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती। अगर हम फोर्स लगा के छोड़ते तो पहले वेलोसिटी बढ़ती और फिर जाकर के कांस्टेंट होती। तो ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे ये मूव कर रहा है। अब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, पर उसके लिए हमें एम्पेरियन फोर्स निकालनी पड़ेगी। I का वैल्यू डाल के, तो B², I का वैल्यू आप इसके अंदर डालोगे तो रिजल्ट बनेगा B²L² V/R। चाहिए तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक। अब चौथे नंबर पर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और इसे निकालने का, अब खैर यहाँ तो दे रखी है तो हमें फोर्स निकालनी है। निकालने का तरीका, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करो। तो F बराबर F एम्पीरियन, F की वैल्यू हो गई B²L² V/R, ठीक है ना। अब बस डाटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब आपकी चॉइस है, आप I निकाल करके इसके अंदर पुट करो या आप इस तरीके से कर लो याद करके, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें B²L² V/R का वैल्यू चाहिए। तो B² 0.15 इंटू 0.15, L² हो गया हाफ इंटू हाफ, वेलोसिटी हो गई 2, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में 3 हो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो फोर्स आ रही है आपको आंसर मिल जाएगा 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये होता है बेटा इसको सॉल्व करने का पूरा परफेक्ट तरीका। अब दिमाग में सेट करो, अगर आप एक स्लाइडर को हिट करके छोड़ते हो तो ऐसे में एम्पेरियन फोर्स उस वेलोसिटी को कम कराएगी। अगर आप फोर्स लगाते हो तो ऐसे में पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, कुछ देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे निकालने का तरीका एक्सटर्नल फोर्स को एम्पेरियन फोर्स के बराबर करना। तो इस सवाल से थ्योरी भी कवर हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी भी आ गई, डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी आ गई, A to Z सारे कंसेप्ट टनाटन हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। अब चलते हैं आगे। देखो, अब कहीं से भी कुछ भी किसी भी लेवल का सवाल हो वो नहीं छूटने वाला। अब ये सवाल देख करके आधे तो वैसे ही डर चुके होंगे, अरे यार ये क्या कर दिया। मतलब EMI के अंदर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यहाँ पर तगड़ा कंसेप्ट है। अब देखो, ये कह रहा है ये मेटलिक फ्रेम है जिसको हम पुल कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। इस स्क्वायर लूप का साइड आपको दे रखा है 0.1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इस स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस 1 ओम है, जिसको मैंने यहाँ अलग से दिखा दिया 1 ओम, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फील्ड दे रखी है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके।
The magnetic field is perpendicular to the plane of loop. Loop is connected to the network of resistance as shown. What should be the velocity so that have steady current of constant current चाहिए 1 मिली एम्पियर का. तो हमें करंट दे रखा है. तो हम पहला काम जैसे हम चलें वैसे ही चलेंगे. पकड़ो बैटरी बनाओ. तो बैटरी यहाँ बन गई, EMF हो गया BLV और करंट ऐसे फ्लो किया, इधर गया, इधर गया, इधर आया. अब चेक करो बेटा, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर है. दैट मीन्स ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बीच का रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा. तो जैसे ही रेजिस्टेंस आप इधर से गायब करोगे, सर्किट आपके सामने आ गया. ठीक है ना. अब हमें करंट का वैल्यू दे रखा है और हमें V का वैल्यू निकालना है. तो पहले हम एक काम करते हैं, सर्किट सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 3 हो गया 6, इधर भी हो गया 6, 6 और 6 पैरेलल में 3. तो हमारा फाइनल सर्किट ये रहा. ये नेटवर्क बन गया 3 ओम, इधर हमारे पास है 1 ओम, बैटरी ये रही और करंट का वैल्यू हम जानते हैं विच इज़ 1 मिली एम्पेयर. तो सबसे पहले हम बैटरी का EMF निकालते हैं, फिर BLV करके हम V निकाल लेंगे. तो मैं आगे इधर कर रहा हूँ सवाल. तो E इज इक्वल्स टू लगाया IR, I की वैल्यू हो गई 1 मिली एम्पेयर और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम. आंसर आ गया 4 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू BLV. बस अब डाटा सब्स्टिट्यूट करो. मैग्नेटिक फील्ड 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ऐसा ही सिस्टम नहीं है. लेंथ हमारे पास 0.1 मीटर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -3. यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये यहाँ से गया 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, जिसको लिख सकते हैं हम 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हम लूप को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया. तो आपके सामने एक बहुत बढ़िया सवाल था ये, जो मोशनल EMI को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना. इससे भी बढ़िया बढ़िया टेस्ट के अंदर सवाल रखे हुए हैं. ठीक है ना. ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी EMI की कि गलती नहीं होएगा आपका. अब देखो अगला, इस जैसा सवाल आपका एम्स 2018 के अंदर या 19 के अंदर आया था. तो ये अब यहाँ रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा दिया. पूछता है इस पर चार्ज वगैरह बता दो कि कौन से पर पॉजिटिव कौन से पर नेगेटिव. हमें तो एक ही काम आता है, स्लाइडर पकड़ो बैटरी बनाओ. तो बैटरी बना दी. अब चार्ज फ्लो कराओगे तो यहाँ से गया, यहाँ पहले टकराया, ये प्लस ये माइनस. तो ए वाला पॉजिटिव बी वाला नेगेटिव, ये हो नहीं सकता. ठीक है ना. और ये हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए नेगेटिव बी पॉजिटिव. तो बचा ए वाला ऑप्शन. अब कैसे आप इस चार्ज को निकालोगे? पहले आपको ई निकालना पड़ेगा. हो गया BLV. अब क्योंकि V कांस्टेंट है, देखो क्वेश्चन के अंदर. ठीक है ना. और B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, B कांस्टेंट, तो EMF भी कांस्टेंट हो गया. तो B की वैल्यू डाली हमने. B की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 4 टेस्ला. लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर. कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. आंसर आ गया 8 वोल्ट. अब क्या करेंगे? चार्ज निकालना है तो Q बराबर CV लगाया. ठीक है ना. अच्छा, चार्ज कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा क्योंकि V कांस्टेंट है. तो C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कैपेसिटी 10 μF इंटू 8. तो आंसर आ गया 80 माइक्रोकूलम. तो A पर बेटा चार्ज आया प्लस 80 माइक्रोकूलम और B पर चार्ज आ गया -80 माइक्रोकूलम. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. तो मेरे ख्याल से मोशनल EMI भाई गलत तो नहीं होना चाहिए. अब ठीक है ना. पूरा मैंने इसके सवाल डिटेल से आपको सिखा दिए. अब चलते हैं अगले पर. नेक्स्ट है रोटेशन. अभी हमने ट्रांसलेशन सीखा. अब अगर हम कंडक्टर को घुमा दें ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, तो अगेन वही सेम तरीका, वेलोसिटी का डायरेक्शन पकड़ा और बैटरी बना दिया. अब बैटरी का फॉर्मूला हाफ BL² ओमेगा हो जाता है, BLV नहीं होता. तो घूमते हुए कंडक्टर में हाफ BL² ओमेगा, चलते हुए कंडक्टर में BLV. तो हाफ BL² ओमेगा होगा. बैटरी लगाने का वही सेम तरीका, राइट हैंड फिंगर फील्ड की तरफ, अंगूठा टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ, जिधर पाम आएगी उधर पॉजिटिव टर्मिनल. ओके. अब इस पे बेस्ड ये सवाल देखो, ये भी पेटेंटेड सवाल है, इसको वरदान है. ये सेमी सर्कल है R रेडियस का और इसको हम घुमा रहे हैं. ठीक है. तो अब हम करेंगे क्या? हेड और टेल के बीच का ये L इफेक्टिव ले लेंगे. L इफेक्टिव हो गया 2R और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, पकड़ करके बैटरी लगा दी. बैटरी का EMF लिखा हाफ B L इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो हाफ B L इफेक्टिव 2R हो गया. तो 4R² ओमेगा यानी 2B R² ओमेगा. आई थिंक अब आप
ट्रांसलेशन और रोटेशन अच्छे से कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर अगला कंसेप्ट जो कि है हमारा एसी जनरेटर। देखो ये सिंपल बोर्ड की थ्योरी है, तो 12th क्लास के अंदर भी आपने स्टडी करी होगी, तो इसमें मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बट फिर भी मैंने आपकी थ्योरी के लिए एक जगह चीज़ें कलेक्ट कर दी। जनरेटर का काम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है। एसी जनरेटर में यहाँ स्लिप रिंग्स लगी होती हैं। एसी जनरेटर और डीसी मोटर में एक ही छोटा सा अंतर है, यहाँ ये स्लिप रिंग्स है एसी जनरेटर में, और डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग है। तो डीसी स्प्लिट रिंग से होता है और एसी स्लिप रिंग से होता है, बस ये शब्द ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या होता है, हम कॉइल को घुमाते हैं तो इसमें थीटा चेंज करता है, तो फ्लक्स का वैल्यू वो जनरली हो गया बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा टी, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। ईएमएफ आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है एन वी ए ओमेगा होता है, ठीक है ना। अच्छा, करंट निकालना है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये अल्टरनेटिंग टाइप का आता है। इक्वेशन आप देख सकते हो, ग्राफ आप देख सकते हो, तो इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। अब इसमें मैं कुछ भी पूछूं तो मतलब मैं अल्टरनेटिंग करंट का ही पूछूंगा, तो बेस्ट है मैं वहीं पूछ लूंगा जब मैं एसी पढ़ाऊंगा। तो क्या क्या पूछेंगे, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो एवरेज और आरएमएस तो अपना आता ही एसी के अंदर है, तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल हम एसी के साथ ही पैकअप कर लेंगे। अब डीसी मोटर, डीसी मोटर में क्या होता है, मोटर घुमाई जाती है बैटरी लगा के। तो यहां पर हमने ये बैटरी लगाई, इस बैटरी के लगाने से इसमें टॉर्क जनरेट होती है, करंट आता है, टॉर्क जनरेट होती है, और वो टॉर्क इसको रोटेट कराती है। रोटेट कराने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये जैसे जैसे घूमता जाता है ये अपनी एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो इसके अंदर अगर आपको इक्वेशन लिखनी है केवीएल की, तो तरीका रहा ई, और इसका इंड्यूस ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ई माइनस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ ई इंड्यूस को बोलते हैं बैक ईएमएफ, और इस बैक ईएमएफ का फॉर्मूला बिल्कुल वही जैसा अभी आपने डराइव किया था, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इस बैक ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू होता है एन बी ओमेगा के बराबर। तो जब बैक ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है तो ऐसे में मोटर से फ्लो करने वाला करंट मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम करंट की इक्वेशन हो गई ई यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज माइनस एन बी ओमेगा मैक्सिमम बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, या फिर बोलो पूरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ई यहाँ पर बैक ईएमएफ, और कैपिटल ई यहाँ सप्लाई का वोल्टेज। तो बैक ईएमएफ बाय सप्लाई का वोल्टेज ये हमारा एफिशिएंसी होता है, यानी एन बी ओमेगा डिवाइडेड बाय ई एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरी पॉइंट में ध्यान रखना, जब बैक ईएमएफ की वैल्यू E/2 होती है, यानी एक्सटर्नल ईएमएफ की आधी होती है, तो ऐसे में एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी 50% होती है। तो ये कुल मिला के छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको डीसी मोटर के अंदर याद रखने हैं। अब न्यूमेरिकल देखो, ये कह रहा है आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर हैज 20 ओम रेजिस्टेंस, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है विच इज 20 ओम। आगे बोल रहे हैं ड्रॉज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो मोटर से फ्लो करने वाला करंट 1.5 एम्पियर है। When run by 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, तो मेन बैटरी का वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट विल बी, तो हमें बैक ईएमएफ का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन लगाई ई माइनस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आई आर, डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई सप्लाई वोल्टेज, ई इंड्यूस्ड बैक वोल्टेज, आई और आर हम वैसे भी जानते ही हैं। आई का वैल्यू हो गया हमारे पास 1.5, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो गई 20, ये आंसर हमारे पास मिला 30। तो ई इंड्यूस्ड या फिर बैक ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हमारे पास आ गई 220 माइनस 30, तो आंसर बना 190 वोल्ट। तो 190 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो है ही नहीं मुश्किल भाई, जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो बिल्कुल सटीक सॉलिड चीज़ें हैं, इनसे ही आपका ईएमआई का सवाल नीट के अंदर मिलेगा। अच्छा, टेस्ट से बेटा ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ आपको मास्टर बनाएगी फिजिक्स के अंदर। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट पर, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। ये एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी से ऑपरेट नहीं हो सकता, कोई इंडक्शन नहीं होता, डीसी में कोई आउटपुट नहीं मिलता। तो अगर गलती से एग्जामिनर नहीं, गलती से नहीं, वो आपको पागल बनाने के लिए बोलेगा कि हमने प्राइमरी में बैटरी लगा दी, शब्द ध्यान से सुनना, खुश मत हो जाना, अगर एग्जामिनर ने बैटरी लगा दी तो सेकेंडरी में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, आंसर सीधे टिका दो 0। तो मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी ओनली,
एंड नेवर ऑन डीसी, ठीक है ना, बैटरी के साथ वर्क ही नहीं करता, आउटपुट 0 देगा। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज और करंट बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, तो अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। तो ट्रांसफार्मर में होता ही है, प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होता है तो वो प्राइमरी की चेंजिंग फील्ड लाइन जब सेकेंडरी से पास करती हैं तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होता है और उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। इक्वेशन, मैं एक ही इक्वेशन से ट्रांसफार्मर में काम करता हूँ, वही है। इसमें मेरे पास एफिशिएंसी के लिए अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन है, उससे हर ट्रांसफार्मर का सवाल खत्म हो जाता है। मैंने रखे हुए आपके लिए ट्रांसफार्मर के वही सवाल है जो एग्जैक्टली आपके एम्स नीट के अंदर आए हुए हैं। तो देखना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो ये दो तरीके के हमारे ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप नाम से ही पता है वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो इसमें सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होगा, अब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वोल्टेज मेन इक्वेशन यही होती है, टर्न के प्रोपोर्शनल और करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, अब जो मेन इक्वेशन मेरी है वो एफिशिएंसी वगैरह लेते हुए ये तब है जब एफिशिएंसी 100% है। अगर एफिशिएंसी ईटा हो तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो मेन इक्वेशन चलती है E प्रोपोर्शनल टू N प्रोपोर्शनल टू ईटा डिवाइडेड बाय I। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है, आप इसको याद कर लो, आपसे ट्रांसफार्मर का हर सवाल हो जाएगा। तो ES बाई EP NS बाई NP ईटा टाइम्स IP बाई IS, जहाँ ईटा हो गया ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर के अंदर थ्योरी जरूर बुक से पढ़ लेना, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है ना, पावर लॉस, हमिंग लॉस, ये सारे लॉसेस हर बुक के अंदर अवेलेबल हैं, आप ज़रूर एक बार स्टडी कर लेना फिर आगे मूव करना। तो ये वो इक्वेशन है जिससे आप न्यूमेरिकल करोगे, थ्योरी तो नहीं आती इसमें, इसमें आता न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल फोकस्ड हूँ। अब देखो ये कह रहा है ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन, ये आपका था 2014 का। तो मैंने वही बोला आपसे, जो भी प्रॉब्लम रखे हैं वो सारे के सारे EMI के अंदर वही हैं जो एग्जैक्टली आए हुए प्रॉब्लम है। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90, तो 100% एफिशिएंसी देता ही नहीं है APMT के अंदर, 90 80 या तो पूछेगा या देगा, ठीक है ना, कुछ भी हो, हमारे पास एक ही इक्वेशन है। फिलहाल पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। एफिशिएंसी 90% है, इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। अब पहले इतने डाटा का मतलब समझो, ये ट्रांसफार्मर इस पे वर्क कर रहा है, मतलब ये प्राइमरी हो गया, तो EP का वैल्यू 200 वोल्ट, प्राइमरी का पावर, भाई हमें पावर की जरूरत ही नहीं है, हमारी इक्वेशन में हमें करंट चाहिए, तो पावर हमें दे रखी है, फालतू में दे रखी है, हम तुरंत करंट निकालेंगे वही फॉर्मूला VI यूज करके। तो पावर 3000 वोल्टेज 200 IP, यहाँ से हमारे पास IP आ गया जिसकी हमें ज़रूरत है और जो हमें दे नहीं रखा, तो IP का वैल्यू आ गया, ये यहाँ से कटा 15 एम्पियर। तो हमने प्राइमरी का करंट निकाल लिया और प्राइमरी का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, EP अवेलेबल है, IP अवेलेबल है और ईटा अवेलेबल है। आगे देखो, इफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, अब सेकेंडरी कॉइल का करंट का डाटा दे रहा है, IS दे रहा है 6 एम्पियर, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ES निकालना है, और करंट इन प्राइमरी वो तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, IP हमें निकालना था बट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट कि IP का वैल्यू 15 एम्पियर है, ठीक है ना। अब इस हिसाब से तो दो ये ऑप्शन तो बेचारा पहले ही चला गया क्योंकि इसमें IP आ ही नहीं रहा 15 एम्पियर, तो मतलब आधी चीज़ें तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। आप चीज़ें थोड़ा सा केयरफुली वॉच करो, आपका सवाल कंप्लीट होगा। अब इक्वेशन लगाते हैं ट्रांसफार्मर की, एक ही इक्वेशन है, ES बाई EP, ES EP हमें पता है, ES हमें निकालना है, NS बाई NP, ना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी पता ना सेकेंडरी पता, तो हम इसको यूज में ही नहीं लेंगे, इज इक्वल्स टू ईटा टाइम्स IP बाई IS। अब डाटा सेट करो, ES हमें कैलकुलेट करना है, EP पता है, ईटा पता है, IP पता है, IS पता है, तो हो गया गेम खत्म, ठीक है ना। यहाँ से हम डाटा पुट करते हैं, तो ES बाई EP की जगह 200, एफिशिएंसी 90%, 90 बाई 100, IP 15 एम्पियर, IS 6 एम्पियर, तो यहां आ गया 15, और अब रिजल्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ES ये इधर से चला गया, ये 225 बन गया इंटू 2, यानी आंसर आ गया 450 वोल्ट। तो ES का वैल्यू 450 वोल्ट और IP का वैल्यू 15 एम्पियर, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो गया। तो ये ऐसे करके आपके AIPMT के अंदर सवाल बनते हैं जो मेरी एक इक्वेशन से ही कंप्लीट हो जाते हैं ट्रांसफार्मर में, कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो कई बच्चे वो एफिशिएंसी की अलग इक्वेशन यूज करते हैं, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP अलग करते हैं, मैं इनको मिक्स करके सिर्फ एक इक्वेशन से अपना ट्रांसफार्मर का सवाल लगा लेता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट,
ये भी आपका ट्रांसफार्मर का सवाल है, 2010 का है, ठीक है। तो किस्मत अच्छी है आपकी, दो सवाल आपको मिल रहे हैं ट्रांसफार्मर पे। देखो पढ़ो। A 220 volt input is supplied to transformer. The output circuit draws a current of 2 ampere. तो इनपुट यानी प्राइमरी का वोल्टेज 220 वोल्ट, आउटपुट यानी सेकेंडरी का करंट 2 एम्पियर, 440 वोल्ट ES हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी 80% दे रखी है, तो ईटा 80% यानी ईटा हो गया 80/100 मतलब 0.8। ये बोल रहा है द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब आईपी पूछा जा रहा है, बहुत ही गरीब टाइप का सवाल है। तो ES बाई EP, अब तो याद हो गया होगा भाई आपको इक्वेशन, NS बाई NP ईटा टाइम्स IP बाई IS। इसका कोई डिस्कशन नहीं, भगाओ इसको। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरा काम खत्म है, आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, आंसर जो मिलेगा आपको 5 एम्पियर मिलेगा, बस खाली वैल्यू पुट करके अब आपको सॉल्व करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सिलेक्ट हो सकते हो, बस खाली चीज़ों की सही से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हाँ, ये है LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन करने का सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका क्या होता है? LC ऑसिलेशन में हम एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी समय के साथ साथ मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करती है। फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल में जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में आती है, फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बार बार समय के साथ प्रोड्यूस होती रहती हैं, और ये सुपरपोज करके हमें एक EM वेव जनरेट करके देती हैं। और इस LC ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया तरीका। LC ऑसिलेशन वही कर पाता है जिसको SHM अच्छे से आता है। अब मैं SHM पढ़ा चुका हूँ, मैं लिंक आपको देता हूँ कैसे करते हैं। तो चार्ज कैपेसिटर को हम रिप्लेस करते हैं मास एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस कैपेसिटर ने अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भर रखी है, तो ऐसा है कि इस मास ने अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा गया। जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये तुरंत मीन पोजीशन की तरफ दौड़ता है, मीन पोजीशन पे पहुँच करके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो कहानी ऐसी है, चार्ज को हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करते हैं और करंट को हम वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं। तो इसके रिप्लेसमेंट्स मैंने नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं, वो ये रहे। तो ये पूरे के पूरे इसके कंसेप्ट है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जो SHM में होता है वो रिप्लेस होता है LC ऑसिलेशन में चार्ज से, वेलोसिटी को रिप्लेस करते हैं करंट से, एक्सेलरेशन रिप्लेस होता है DI/dt से, मास को हम रिप्लेस करते हैं इंडक्टर से, मोमेंटम मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो ये आप एक बार जरूर देख लेना, इतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत हमें सिर्फ इक्वेशंस की पड़ेगी। अब चार्ज यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पार्टिकल एक्सट्रीम से छूटा है तो इक्वेशन चलेगी cos ओमेगा t वाली। तो करंट की इक्वेशन डिफरेंशिएट करके लिख लोगे, वो आ जाएगी I0 sin ओमेगा t। अब जैसे वहां पर V और ओमेगा का रिलेशन था, ओमेगा √(a² - x²), तो बस यहाँ चीजें रिप्लेस कर दी। V की जगह हमने लगा दिया I, ओमेगा एज इट इज रहा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। वहां का ओमेगा होता था √k/m, याद है ना, और यहाँ का ओमेगा होता है 1/√LC। और फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 2πf डालो, 1/2π√LC, ठीक। Q0 मैक्सिमम चार्ज, उसकी जगह यहाँ एम्पलीट्यूड आ गया, X हो गई जनरल पोजीशन और Q हो गया जनरल चार्ज। तो किसी भी वक्त पर करंट निकालना है तो ये इक्वेशन हमारे बड़े काम में आ जाती है। इस इक्वेशन से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, देखो न्यूमेरिकल इसमें LC ऑसिलेशन में ये रहा, ठीक है ना। और LC ऑसिलेशन में मतलब आपको कम न्यूमेरिकल मिलेंगे, जो कायदे का न्यूमेरिकल है मैंने यहाँ रखा हुआ है, सब चीज़ पूछ डाली है इसमें। आप सवाल देखो, ये कह रहा है कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 80 μF। तो हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें 80 μF दे रखी है, इस चार्ज बाय बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। तो ये बैटरी दे रहा है, चार्ज नहीं दे रहा, तो हमारा काम है चार्ज निकालना। तो हमने बैटरी का वोल्टेज पकड़ा और Q0 बराबर CV लगा के मैक्सिमम चार्ज निकाल लिया, जिसकी वैल्यू आ गई 800 माइक्रोकूलम। After complete charging, battery is disconnected. Then it is reconnected to inductor of inductance 2 mH। अब मुद्दे पे आया कि इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसा होने पर LC ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगा। अभी कहते हैं फ्रीक्वेंसी निकाल के दो, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सारी चीजें कैलकुलेट करते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC, बड़े ध्यान से समझना बेटा इसको। तो 1/2π√LC, अब L 2 मिली हेनरी, C 80 μF, डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 मिली हेनरी 10⁻³ 80 μF 10⁻⁻6। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2π√80 × 160 × 10⁻⁹
तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2 अंडर रूट 16 इंटू 10 की पावर -8 और सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 4 इंटू 10 की पावर -4 हर्ट्स। अब चाहिए तो इसको ऊपर ले जाओ, डिवाइड मार के काम चला लो। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। कह रहा है टाइम आफ्टर विच चार्ज बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो वो टाइम बताओ जितनी देर बाद चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम की आधी हो जाए। इसके लिए अब हमें चार्ज की इक्वेशन चाहिए, रटा हुआ रखो उसको, Q0 cos ओमेगा टी। हमें टाइम बताना है जब चार्ज मैक्सिमम का आधा हो जाए, तो हम Q की जगह डाल रहे हैं मैक्सिमम का आधा इक्वल्स टू Q0 cos ओमेगा टी। Q0 गया हाफ cos ओमेगा टी। अब cos में इसकी वैल्यू कहाँ पर होती है, 60 डिग्री पर, मतलब π/3 इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू हो गया 2πf इंटू टी। तो टी की बेटा जी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ठीक है ना, 1/6f और f आपके पास ये रहा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो 1/6 f की जगह नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया 2π इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट बन गया सेकंड। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये दो स्टेप हुई जिससे हमने टाइम निकाला, ठीक है ना, और हमने फ्रीक्वेंसी निकाला। अब थर्ड, करंट व्हेन चार्ज इज हाफ ऑफ मैक्सिमम चार्ज। अब इसके लिए हम करंट और चार्ज वाला इक्वेशन यूज करेंगे। वो हो गया I इज इक्वल्स टू ओमेगा Q0² माइनस Q²। चार्ज हाफ ऑफ मैक्सिमम पुट कर देते हैं और I निकालते हैं। तो I हो गया ओमेगा Q0² माइनस Q0²/2, सिंप्लीफाई करो तो I की वैल्यू आ गई Q0 ओमेगा बाय √2। अब ओमेगा आप 2πf डालोगे, Q0 आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय √2। यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको निकाल के दे ही दी। अब हमें लास्ट में निकालनी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अब उसका फॉर्मूला हमारा हो गया हाफ Li²। आई आपके पास है ही, आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो जरूर सॉल्व कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में बीच रास्ते में, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट एलसी का ऑसिलेशन होता है और लिंक पकड़ना इसका बहुत जरूरी है, उसका आप पाथ देख लेना, ठीक है ना, जो आपको थ्योरी नोट्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है LR सर्किट। LR सर्किट और CR सर्किट बिल्कुल एक जैसे ही, ठीक है ना। LR और CR में बस थोड़ा सा बेसिक अंतर है। हमने बैटरी क्लोज करी तो इसको बोलते हैं ग्रोथ का सर्किट, बैटरी हटा देंगे तो डिके का सर्किट। ग्रोथ के सर्किट में करंट की इक्वेशन ये होती है, करंट टाइम के साथ साथ बढ़ता है। I0 को बोलते हैं मैक्सिमम करंट, फॉर्मूला E/R, टाउ टाइम कांस्टेंट, फॉर्मूला L/R। तो स्लोप जैसे वहां हमने खेला था स्लोप, वैसे ही हम यहाँ खेलेंगे स्लोप से, ठीक है ना। तो इसका अगर हम इनिशियल स्लोप निकालें tan θ0, तो ये हमें di/dt की वैल्यू दे देता है। di/dt एट t इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो di/dt की वैल्यू बनेगी I0/τ e की पावर -t/τ, और t इज इक्वल टू 0 पर इसको निकालोगे, यानी इनिशियल स्लोप निकालोगे, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, I0/τ बचेगा। I0 और टाउ का वैल्यू डालोगे E/R और L/R, तो E/L मिलेगा। तो दो बातें ध्यान में रखो, I0 E/R के बारे में बताता है और tan θ0 E/L के बारे में बताता है। तो जितना स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है ना, इनिशियल स्लोप ज्यादा होगा, उतना L का वैल्यू कम होगा। जितना पीक वैल्यू ऑफ करंट ज्यादा होगा, उतना R का वैल्यू कम होगा। तो जैसे मैं दो ग्राफ बनाऊं, एक सेम ऐसे ही मैंने आपको वहां भी सिखाए थे, सेम एज इट इज यहां पर सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 और 2 चेक करो बेटा, दोनों के इनिशियल स्लोप सेम है। इसका मतलब दोनों के, तो tan θ0 दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब दोनों के लिए, दो सर्किट्स के लिए L का वैल्यू सेम है, ठीक है। गिवन बैटरी हम सेम लेते हुए चल रहे हैं, पर दोनों के पीक वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। जिसका पीक वैल्यू ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो R2 इज लेस देन R1। ऐसे करके कंसेप्चुअल सवाल जो मैंने CR में बताए थे वही मैंने आपको एज इट इज LR में बताया। तो ये कहलाता है ग्रोथ का सर्किट। मान लो एग्जामिनर आपसे कहता है इंडक्टर का वोल्टेज बता दो। आपको सर इंडक्टर ही क्यों पूछा आपने, बताता हूँ, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो इंडक्टर का अगर वोल्टेज वो पूछता है तो सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, क्योंकि इसे निकालने के लिए LdI/dt करना पड़ेगा। नहीं करो। अगर आपको इंडक्टर का वोल्टेज निकालना है, आप मत निकालो। आपको सर भी 4 नंबर कहाँ से लाएंगे, तो ये तरीका लगाओ। इंडक्टर का वोल्टेज निकालना है, dI/dt करना पड़ेगा, ज़्यादा पंगे होंगे, बेहतर है IR करके
रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालो, तो कैलकुलेट ER, और बहुत आसान है IR। तो इंडक्टर का वोल्टेज जो होगा बैटरी का वोल्टेज माइनस रेजिस्टेंस का वोल्टेज करके निकालो, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीके होते हैं जिनसे हम सवालों को करते हैं। अब आती है इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट। तो जैसे LR सर्किट, जैसे CR सर्किट की इनिशियल और फाइनल स्टेट थी, वैसे LR सर्किट इनिशियल स्टेट में हम इंडक्टर को रिप्लेस करते हैं ओपन ब्रांच से। तो T इज इक्वल टू 0, और कैपेसिटर में क्या करते थे, वायर लगाते थे। तो इंडक्टर बिल्कुल उसके उल्टा, तो T इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को ओपन ब्रांच बनाओ, और इनफाइनाइट टाइम पर ये इंडक्टर, ठीक है ना, एक वायर की तरह काम करेगा। तो इनफाइनाइट टाइम पर स्टेडी स्टेट में सर्किट सॉल्व करना होगा, तो इंडक्टर को वायर से रिप्लेस करेंगे और सर्किट के मैक्सिमम करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो दो नारे, T इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को ओपन ब्रांच बनाओ, और T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर इंडक्टर को वायर बनाओ। अब आते हैं हम अपने इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब ये हमारे दो छोटे छोटे प्रॉब्लम है LR सर्किट के। देखो ये कहता है करंट एट T इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट T इज इक्वल टू 0। आ जाओ खेलें। तो करंट एट T इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू 0 पर हमने इंडक्टर को ओपन ब्रांच बना दिया, ठीक है ना। तो समझ आ गया ना इतना। अब हमने इंडक्टर को ओपन ब्रांच बना दिया, तो ये तो बर्बाद हो गया, यहाँ तो कोई करंट नहीं जाएगा। जो भी करंट होगा वो यहाँ से होता हुआ वापस बैटरी से चला जाएगा। इस करंट का वैल्यू हो गया E/R, E हो गया 10, R का वैल्यू बन गया हमारे पास 3। तो 10 नहीं 3 और 2 ये दिखाई नहीं दिया मेरे को, 5। तो आंसर आ गया 2 एम्पियर। तो हमारे पास करंट आ गया 2 एम्पियर। ये T इज इक्वल टू 0 का करंट है। अब हमसे पूछा गया इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस T इज इक्वल टू 0 पर। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, KVL लगा करके। तो इस लूप के अंदर KVL यूज करो, या दोनों पैरेलल ब्रांचेस के वोल्टेज बराबर कर लो, चॉइस आपकी है। तो VA माइनस VB, इधर तो कुछ है ही नहीं, इसके ही बराबर हो जाएगा। तो I इंटू 3 यानी 6 वोल्ट के बराबर। तो ये था T इज इक्वल टू 0 पर सर्किट का, LR सर्किट का सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट टाइम पर देखो, इनफाइनाइट टाइम पर हम इंडक्टर को वायर से रिप्लेस करेंगे। अब हमसे क्या क्या पूछा गया, इनफाइनाइट टाइम पर पहले तो करंट बताओ, और फिर दूसरे नंबर पर इंडक्टर की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो शुरू कर देते हैं। 6 और 3 पैरेलल में, तो ये हो गया 2 और 2 हमारा 4। तो यहां से जो करंट चला I, उसका वैल्यू आ गया 10/4। तो मैं इसी में डायग्राम में सॉल्व कर दे रहा हूं। तो 10/4 मतलब 5/2 एम्पियर। अब ये I 5/2 यहां तक तो एज इट इज आया। अब इधर और इधर हम करंट डिवाइडर लॉ लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो इधर का करंट हो गया, लिखते वक्त 6 नहीं आएगा ऊपर, आपको याद होगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल 9 इंटू 5/2। दैट मीन्स ये बन गया 5/6 एम्पियर। और I2 इधर का करंट अगर हम लिखें तो ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर आएगा 6/9 इंटू 5/2, और ये बनेगा हमारा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5/3 एम्पियर। अब हमें इंडक्टर की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। तो करंट तो हमने निकाल दिया, अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला हाफ LI²। I आप यहाँ वाला यूज करोगे जहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, और उसका वैल्यू हमारे पास 5/6 है, तो 25/36 बना। L आपको 2 दे रखा था, आंसर आ गया 25/36। तो ये था आपका पूरा LR सर्किट का सोल्यूशन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको EMI में A to Z मैंने सारी चीज बता दी है, अच्छे से आ गई होगी। बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं कल दूंगा, AC के साथ एक दिन बैठ करके जबरदस्त प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके आने वाले 2 सवाल गलत ना हो, ठीक है ना। अब मैं लेक्चर यहीं रोक रहा हूँ आज। ये EMI का यहाँ पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।